Very good morning to all of you. Welcome back to Pochum classes. My name is Rupesh and today we are going to start the most important topic that is Buddhism. आज हम एक्चुअली में बुद्धिज्म को स्टार्ट करेंगे जो हमारे पीसीएस एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको बुद्धिज्म से आते हुए नजर आते हैं, ठीक है। तो पिछली जो क्लासेस हुई थी, आई एम एक्सपेक्टिंग कि सारे एस्पिरेंट्स उसको रेगुलर बेसिस पर रिवाइज कर रहे होंगे। बहुत फैक्चुअल कंटेंट है बट फैक्ट्स को हमें एकोमोडेट करना है, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है सो दैट वी आर कंफर्टेबल इनफ टू अटेम्प्ट द एग्जाम, है ना। आज जो हमारा टॉपिक है वो है बुद्धिज्म। बुद्धिज्म बेसिकली एक आइडियोलॉजी है। एक आइडियोलॉजी के रूप में इसका जन्म होता है, एक विचारधारा के रूप में जन्म होता है। और ये विचारधारा किस टाइम पे स्टार्ट होती है सर? ये 6th सेंचुरी बीसी के आसपास में। कब? 6th सेंचुरी बीसी के आसपास में बुद्धिज्म कहीं ना कहीं ग्रो करता हुआ नजर आता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज सर, 6th सेंचुरी आसपास के पास में जो बुद्धिज्म ग्रो कर रहा है ना, इसको याद रखना, ये वो वाला टाइम पीरियड है जब महाजनपद का ग्रो हो चुका था। महाजनपद ऑलरेडी बन चुके थे, ठीक है। मैं आपको ऑलरेडी कॉन्सेप्ट बता चुका हूं महाजनपद का। हमने देखा था जैसे वैदिक एज होता है ना, मैं फिर से एक बार रिकॉल कराता हूं। जो वैदिक एज होते हैं इसमें हमने देखा था सर, एक होता है आपका अर्ली वैदिक एज और एक होता है आपका लेटर वैदिक एज। जो लेटर वैदिक एज वाला टाइम पीरियड था ना, यहाँ पे ना जनपद बन रहे थे। क्या बन रहे थे? जनपद। जनपद का मतलब है कि सर यहाँ पे अब एम्पायर बनना स्टार्ट हो गए थे, बट छोटे छोटे एम्पायर थे, छोटे छोटे रूलर्स थे, ठीक है। और इसीलिए ये लोग अब टेरिटरीज के लिए फाइट करना शुरू कर दिए थे। किसके लिए सर? टेरिटरीज के लिए इनकी फाइटिंग स्टार्ट हो चुकी थी, क्योंकि अर्ली वैदिक एज में जो सोसाइटी था वो ट्राइबल नेचर में था। कैसा था? इट वाज मोर ऑफ ट्राइबल इन नेचर एंड दे वर फाइटिंग फॉर दी कैटल्स। किसके लिए फाइट करते थे? दे वर फाइटिंग फॉर दी कैटल्स। अब जाकर के वो कैटल से फाइट से डेवलप होकर के अपग्रेड होकर के टेरिटरीज तक आ चुके थे, ठीक है। सो नाउ दे वर फाइटिंग फॉर द टेरिटरीज, स्पेशली एम्पायर के लिए यहाँ पे फाइट करते हुए नजर आते हैं। कब? जब हम जनपद की बात करते हैं, स्पेशली टू दिस टाइम ऑफ 6th सेंचुरी बीसी, ठीक है, जहां पे हमें महाजनपद भी बनता हुआ ग्रो करता हुआ नजर आता है। ओके, अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग सी बात क्या है सर? इंटरेस्टिंग सी बात ये है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में लेटर वैदिक एज में जनपद बन रहे हैं, तो ऐसे जनपद ए हो गया, फिर ऐसे जनपद बी हो गया, फिर ऐसे जनपद सी हो गया। अब इन सभी के बीच में फाइट्स हुआ कि मैं पावरफुल हूं तो मैं पावरफुल हूं। इस फाइट में जो विक्टोरियस हुआ वो हो गया सर महाजनपद। कि हाँ, ये बड़े इंपायर्स है, दे आर लाइक महाजनपद, बहुत बड़े जनपद है ये, ठीक है। दे आर लाइक बिग इंपायर्स, और इस बिग इंपायर के पास में फुल फ्लेजेड आर्मी है, ठीक है। इनके पास में फुल फ्लेजेड इकोनॉमी है, ठीक है। मतलब इनका एक बहुत ही एडवांस और डेवलप सिस्टम चलता हुआ नजर आता है। एक और कमाल की बात सर, 6th सेंचुरी बीसी के आसपास में महाजनपद ग्रो करने का एक सबसे बड़ा रीजन था कि सर इस टाइम पीरियड में ना आयरन का खोज हो चुका था, और आयरन की मदद से हमने मास स्केल पे डिफोरेस्टेशन किया था, ठीक है। और डिफोरेस्टेशन करके हमने मास स्केल पे अपना एग्रीकल्चर को एक्सपेंड किया था। क्या किया था? एग्रीकल्चर को हमने एक्सपेंड किया था। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं सर, अगर एग्रीकल्चर एक्सपेंड होगा तो लोगों के पास में अपना जितना चाहिए उससे ज्यादा उनके पास प्रोड्यूस होगा, यानी कि उनके पास में सरप्लस प्रोडक्शन होगा। और सरप्लस प्रोडक्शन का यूज वो करेंगे किसमें? बार्टर सिस्टम में। किसमें? बार्टर सिस्टम के द्वारा इससे वो व्यापार करेंगे। क्या करेंगे? इससे व्यापार करेंगे। ये भी हमने कवर अप कर लिया था, ठीक है। देखो ये कितना कॉन्सेप्चुअल है। हिस्ट्री को लोग रट्टा मारते, बट आई वुड प्रूव हियर दैट हिस्ट्री इज वेरी कॉन्सेप्चुअल, क्योंकि इतिहास में जब भी कुछ हुआ है, या फिर इतिहास छोड़ो यार, आज के टाइम पीरियड में भी अगर आप कुछ करते हो ना तो लॉजिकल ग्राउंड्स पे ही करते हो। ऐसा तो नहीं है ना कि आप प्रैक्टिकली कुछ भी चीज को कैसे भी कर दे रहे हो, नहीं। अगर आप कोर्सेस में हो तो देयर इज अ लॉजिकल ग्राउंड, किस कोर्स से मेरा सिलेबस कवर होगा, आई विल बी एबल टू परफॉर्म गुड इन द फाइनल एग्जाम्स। एवरीथिंग हैज सम रीजनेबिलिटी। एग्जैक्टली वैसे ही हिस्ट्री में भी जितने भी इवेंट्स हुए, सबके पीछे कुछ ना कुछ रीजनेबल आपको इवेंट्स दिखाई देंगे, चैन ऑफ इवेंट्स दिखाई देंगे, जिनको अगर आप ट्रेस करोगे तो आपको बेसिकली उस पर्टिकुलर इवेंट का पूरा एक सिस्टम दिखाई देता हुआ नजर आएगा। आई थिंक दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना। तो आपको यहाँ पे मैंने बताया कि किस तरीके से 6th सेंचुरी बीसी के आसपास में आयरन का खोज होता है, बड़े स्केल पर डिफोरेस्टेशन हो रहा है, उससे एग्रीकल्चर बढ़ता है। अगर ज्यादा एग्रीकल्चर होगा तो एग्रीकल्चर जो सरप्लस है ना, उसको हम बार्टर सिस्टम की मदद से व्यापार में यूज करेंगे। मेरे पास में अगर ज्यादा अनाज है तो मैं बोलूंगा ठीक है चलो तुम मेरे से 2 किलो अनाज ले लो, मेरे को एक गाय दे दो। 50 किलो अनाज ले लो, मेरे को एक कैटल दे दो। वट एवर द ट्रांजिशन लिमिट भी, ठीक है, दैट इज समथिंग सब्जेक्टिव, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ट्रेड यहाँ पे इंप्रूव करने लगता है। क्या होता है? इस तरीके से हमारा ट्रेड इंप्रूव करने लग जाता है, ठीक है। सो आई थिंक दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब देखो, अब इससे क्या हो रहा है, अब इस ट्रेड के इंप्रूव होने से अब एक बहुत कमाल का फैक्ट बताऊंगा, बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जो आप आर्य शर्मा में दिया हुआ है, ठीक है। देखो, ट्रेड के इंप्रूव होने से ना अब सोशल डिफरेंसेस, राइट, सोशल डिफरेंसेस कहना गलत है, इकोनॉमिक डिफरेंसेस हमारी सोसाइटी में स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है सर? हमारी सोसाइटी में इकोनॉमिक डिफरेंसेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों? एक इंसान रिच और एक इंसान पुअर, रिच एंड पुअर, ऑब्वियस सी बात है सर।
जैसे पैसा आएगा, जैसे ही व्यापार बढ़ेगा, अमीर और गरीब लोग होने लग जाएंगे ना। अमीर कोई बहुत एक इंसान होगा जो बहुत अमीर हो जाएगा, एक होगा जो बेचारा गरीब होने लग जाएगा, तो रिच एंड पुअर के बीच का जो डिफरेंस है वो कहीं ना कहीं बढ़ने लग जाएगा। एज सिंपल एज पॉसिबल, इसमें तो कोई इफ एंड बट नहीं है। क्यों बढ़ने लग गया सर रिच और पुअर के बीच का गैप? ये रिच और पुअर के बीच का गैप इसलिए बढ़ने लग गया क्योंकि इस टाइम पीरियड में क्या हो रहा है, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम या फिर इस टाइम पीरियड में इकोनॉमिक डिफरेंस हो रहा है। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूं। आप अगर बड़े शहरों में जाओ, जैसे दिल्ली में, कोलकाता में, बॉम्बे में, चेन्नई में, राइट, तो वहां पे आपको दिखाई देगा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो मर्सिडीज में, बीएमडब्ल्यू, बड़ी बड़ी महंगी लग्जरियस कार में घूम रहे हैं, राइट, करोड़ों के फ्लैट्स में रह रहे हैं, उनके पास करोड़ों का बंगलो भी है, कुछ लोग दिख जाएंगे आपको। लेकिन ऑन द अदर साइड आपको उसी शहर में कुछ ऐसे लोग भी दिखेंगे जिनके पास खाने के पैसे नहीं है, रोड के किनारे सो रहे हैं, लोग उनको कंबल और चादर दान में दे करके जा रहे हैं। देखने को मिलता है ना, मैं दिस इज समथिंग द हार्श रियलिटी। तो आपको क्या देखने को मिलता है, जिन शहरों में व्यापार ज्यादा है वहां पे इकोनॉमिक डिफरेंसेस भी ज्यादा है, अमीर बहुत अमीर है, गरीब बहुत गरीब है। अब इसी सिनेरियो को आप कंपेयर करो गांव से। जो भी आप गांव से बिलोंग करते हो, बिहार में, यूपी में, या किसी भी गांव से, राइट, आप जाकर के देखो आपके गांव के एरिया में अमीर और गरीब के बीच का गैप कम है। वहां पे गरीब भी क्यों ना हो, उसको रोड पे सोने की आवश्यकता नहीं, उसके पास छोटा मोटा कैसा भी करके घर जरूर होगा, राइट, उसको कहीं से भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है। वो किसी के, अगर उसके पास खुद की अपनी जमीन नहीं है तो किसी दूसरे की जमीन पर काम करके अपने लिए अनाज लेकर के आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, जहां पे व्यापार ट्रेड कम है वहां पे डिफरेंसेस भी कम है अमीर और गरीब के बीच का। ये तो रीजनेबल है ना। आप जितने भी बड़े शहरों में जाओगे वहां पे डिफरेंसेस बढ़ेंगे, जितने भी आप रूरल इंडिया में जाओगे जहां पे ट्रेडिंग हब नहीं, जहां व्यापार कम होता है, वहां पे डिफरेंसेस कम होंगे। अब मैं ये पूरी कहानी क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जैसे 6th सेंचुरी आसपास में, 6th सेंचुरी बीसी के आसपास में ट्रेड बढ़ने लग गया, वैसे यहाँ पे क्या इकोनॉमिक डिफरेंस भी बढ़ने लग गया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सबको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे क्या हो गया सर, इकोनॉमिक डिफरेंस बढ़ने लग गया। अब एक्चुअली में इकोनॉमिक डिफरेंस के साथ साथ में हमारी सोसाइटी में ऑलरेडी हमने सोशल डिफरेंस तो क्रिएट कर दिया था। ब्राह्मणिकल कल्चर ने, याद करो कल हमने वर्ना सिस्टम पढ़ा था, आपको मैंने वर्ना पढ़ाया था। वर्ना सिस्टम में ऊपर वाले को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये डिफरेंस तो हमने पहले ही सोसाइटी में क्रिएट कर दिया था। किया था या नहीं किया था बताओ? ये तो ऑलरेडी क्रिएटेड है ना डिफरेंसेस। तो हमारी सोसाइटी में ब्राह्मणिकल कल्चर ने ऑलरेडी सोशल डिफरेंस क्रिएट कर दिया वर्ना सिस्टम के नाम पे कि भाई मैं ब्राह्मण हूं तो मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हूं, तुम शूद्र हो तो तुम्हें सबके आदेशों को मानना है, तुम लेबर हो। हमने ऑलरेडी सोसाइटी में सोशल डिफरेंस को क्रिएट कर दिया। अब उस सोशल डिफरेंस के साथ में जैसे इकोनॉमिक डिफरेंस आता है, जैसे अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ने लग जाता है, इस टाइम पीरियड में आपकी जो सोसाइटी थी ना उसमें एक बहुत बड़ा गैप दिखता है। वो लगता है क्या कि यार हमारे सोसाइटी में ना लोग रीजनेबली बहुत ज्यादा डिफरेंट होते जा रहे हैं, मतलब लोगों के बीच में डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बढ़ते जा रहा है। इनसे बात नहीं कर सकते तो बहुत गरीब है, अरे इनसे तो बात ही नहीं कर सकते तो बहुत अमीर है। इसीलिए इन चीजों को काउंटर करने के लिए, रिच और पुअर, ये आइडियोलॉजी को काउंटर करने के लिए, ये सोशल डिफरेंसेस, इन आइडियोलॉजी को, ऐसी विचारधाराओं को काउंटर करने के लिए 6th सेंचुरी बीसी के आसपास में, स्पेशली इस टाइम पीरियड में, कुछ ऐसे रिलीजन या फिर आप कहो कुछ ऐसी आइडियोलॉजी का जन्म होता है जिसमें आपको बुद्धिज्म दिखाई देगा, जिसमें आपको जैनिज्म दिखाई देगा। ठीक है, ये सारी की सारी आइडियोलॉजी का जन्म इसलिए हुआ था कि हमारे सोशल कल्चर में जो डिफरेंसेस है, डिफरेंसेस कैसे, जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस है, जो इकोनॉमिक डिफरेंसेस है, इन डिफरेंसेस को हम कम कर सके, इनको खत्म कर सके। वर्णा सिस्टम को हम नहीं माने, राइट, ये अमीर और गरीब के फासले को हम कम करें। ठीक है, इसलिए बुद्धिज्म कहता है कि आपके पास में जितना आपको धन की आवश्यकता है बस उतना ही धन अपने पास में रखो, बाकी किसी गरीब को दे दो। डू नॉट एक्यूमुलेट लॉट ऑफ वेल्थ व्हिच इज ऑफ नो वर्थ फॉर ऑल ऑफ यू, राइट। तो इस तरीके की आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं बुद्धिज्म और जैनिज्म से जन्म लेना शुरू हो जाती है। तो अभी मैंने आपको स्क्रीन पे जो ये डिफरेंसेस बताए हैं, राइट, जो भी कॉन्सेप्ट समझाया, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है एंड दीज कॉन्सेप्ट्स आर रीजनेबली इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन कॉन्सेप्ट्स के थ्रू आपको समझ में आएगा कि आखिरकार में बुद्धिज्म और जैनिज्म की शुरुआत क्यों होती है। अगर आप लोग इसको लिखना चाहते हैं तो मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं, यू कैन डेफिनेटली राइट दिस थिंग। और ये चीज याद रखना, देखो आप सभी लोग क्रैश कोर्स में आए हो, हमें सिलेबस को कवर अप करना है, तो यू हैव टू बी अटेंटिव। आपके पास में पेपर और पेन रखना है, कहीं भी कुछ भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लग रहा है कि मैंने नोट डाउन किया है, मेंशन किया, फटाफट लिख लो। कोई एसएससी का या वनडे एग्जाम का बैच नहीं चल रहा है कि सर हमें हर कुछ पीपीटी में ही दे दीजिए, नहीं। यू हैव टू बी देयर विद मी इन द क्लास एंड कंप्लीटली फोकस्ड, क्योंकि अपने पास टाइम कम है, काम ज्यादा है और एग्जाम अच्छा है, मतलब बड़ा एग्जाम है, राइट। सो यू हैव टू बी लाइक फोकस फॉर दैट। तो अगर आप लिखना चाहें यू कैन डेफिनेटली राइट इट डाउन, और अगर किसी को समझने में कहीं भी दिक्कत है तो एक बार आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, बाकी आई एम जस्ट गिविंग यू 30 सेकंड्स, एक बार फटाफट इसको लिख लो। द टाइम स्टार्ट्स नाउ।
इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? लिख लिया सबने? शैल वी गो अहेड? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एवरी वन ऑफ यू, क्विकली इन द कमेंट बॉक्स, शैल वी गो अहेड? सबने लिख लिया? चल आ जाओ, देखो हमने क्या पढ़ा, लेट मी सी द कमेंट्स, यस 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 यस, ठीक है। तो देखो हमने क्या पढ़ा, व्हाट वी रेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज, हमने ही पढ़ा था कि किस तरीके से सोसाइटी में सोशल डिफरेंसेस होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। चलो अब मैं एक बार फटाफट समझाता हूँ। मैंने आपको ये बताया था किस तरीके से हमारी सोसाइटी में डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप सभी को मैंने क्या बताया कि इस टाइम पीरियड में, ठीक है, वैदिक एज में जो लेटर वैदिक एज था, इस टाइम पीरियड में जनपद बनना स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। जनपद से महाजनपद बनने लग गए, महाजनपद के पास में आर्मी है, उनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, ठीक है। इसके पीछे का रीजन हमने देखा कि 6th सेंचुरी बीसी में आयरन की खोज हो गई, आयरन से हमने जंगलों को काटना शुरू कर दिया, एग्रीकल्चर को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। जब ज्यादा एग्रीकल्चर हुआ तो ज्यादा सरप्लस प्रोडक्शन हुआ, ज्यादा सरप्लस प्रोडक्शन हुआ तो बार्टर सिस्टम की मदद से हमने ट्रेड कॉमर्स ज्यादा कर दिया, राइट। बार्टर सिस्टम मतलब क्या, लेन देन, राइट। हमारे पास करेंसी नहीं, हम लेन देन कर रहे हैं, ठीक है। ट्रेड एंड कॉमर्स जैसे बढ़ता है सोसाइटी में, वैसे रिच और पुअर के बीच का डिफरेंस बढ़ने लगता है। ऑलरेडी सोसाइटी में हमने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र करके क्या किया था, सोशल डिफरेंसेस तो क्रिएट किया ही था। इन दोनों को मिला करके हमें दिखाई देता है कि बहुत ज्यादा इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंसेस हमारी सोसाइटी में जन्म लेने लग जाते हैं, और उन इकोनॉमिक और सोशल डिफरेंसेस को काउंटर करने के लिए बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसी आइडियोलॉजी की शुरुआत होती है, बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसी विचारधाराओं की शुरुआत होती है। इस टॉपिक को हमने यहाँ पे कवर कर लिया, दिस समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, ठीक है। अब जब इतना हमारा कंटेंट हो चुका है, नाउ लेट अस गो हेड। अब यहाँ पे हमने देखा सर बुद्धिज्म कैसे जन्म ले रहा है। अब हम आएंगे बुद्धिज्म के फाउंडर पे, और यहाँ से हमारा फैक्चुअल पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। आप सभी को पता है बुद्धिज्म कहीं ना कहीं इनकी शुरुआत किससे होती है, गौतम बुद्धा से होती है। उन्होंने इस विचारधारा को शुरू किया था। अब हम उनके कुछ बेसिक चीजों को देखेंगे। देखो 563 बीसी में लुम्बिनी में कपिला वस्तु के पास में उनका जन्म होता है, जैसे दी वाइडली एक्सेप्टेड, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग डेट्स आपको दिखाई देंगे, लेकिन आपका ये जो डेट है ना 563 BCE, ये वाइडली एक्सेप्टेड है, तो इस डेट को आपको ध्यान में रखना है। समथिंग व्हिच इज वाइडली एक्सेप्टेड आउट देयर। इनके फादर का नाम था शुद्धोधन, ठीक है, जो कि साक्या क्लैन। अब देखो इस टाइम पीरियड में ना अलग अलग ग्रुप्स थे, अलग अलग क्लैंस हुआ करते थे। उनमें जो साक्या क्लैन था ना, उस साक्या क्लैन के जो फाउंडर थे, राइट, जो चीफ थे, नॉट द फाउंडर, जो चीफ थे, उनका नाम था शुद्धोधन। उन्हीं के बेटे थे आपके कौन, गौतम बुद्ध। यानी कि साक्या क्लैन के जो चीफ हैं, जो गुरु हैं, गुरु कह सकते हैं, हेड है, काइंड ऑफ रूलर, राइट, वो है आपके शुद्धोधन, ठीक है। इसलिए आपको पता चलेगा कि जो बुद्धा है ना, आपको इस चीज को ये भी याद रखना है, जो बुद्धा है इनको बहुत जगह पे साक्या मुनि भी कहा गया है। क्या कहा गया, इज ऑल्सो कॉल्ड साक्या मुनि। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, साक्या मुनि किसको कहते हैं, तो ही इज दी बुद्धा, राइट। तो इनके फादर का नाम क्या है, शुद्धोधन नाम है। प्लस इनकी जो मदर है, इनकी मदर का नाम है सर माया देवी। क्या नाम है इनकी मदर का, द नेम ऑफ हिज मदर इज माया देवी, एंड शी इज फ्रॉम दी कोलियन क्लैन, कोलियन क्लैन से है, राइट। एंड यू विल अंडरस्टैंड दैट ही इज रेज्ड बाय हिज आंटी प्रजापति, महाप्रजापति गौतमी। मतलब क्या है, जो गौतम बुद्धा थे उनकी माँ का डेथ हो जाता है। जब गौतम बुद्धा का जन्म होता है ना, हिज मदर डाइज, तो वहां पे उनकी जो आंट होती है गौतम बुद्धा की, राइट, उनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। इन्होंने ही इनका पालन पोषण किया। इसलिए आपको दिखाई देगा इनके शब्द गौतमी से ही बुद्धा का नाम के आगे आपको गौतम लगा हुआ दिखाई देगा, गौतम बुद्धा। वाई, बिकॉज द फॉस्टर मदर, इनको हम फॉस्टर मदर, सौतेली माँ भी काइंड ऑफ कहते हैं। तो क्या नाम था इनका, महाप्रजापति गौतमी था, इसीलिए इनको हम बोलते हैं गौतम बुद्धा, बिकॉज ऑफ हर नेम, ठीक है। बाकी आपको याद रखना, माया देवी वॉज द रियल मदर ऑफ गौतम बुद्धा। क्वेश्चन आता है, राइट, who was the real mother, तो माया देवी was the real mother, प्रजापति गौतमी, महाप्रजापति गौतमी was the foster mother of गौतम बुद्धा। एनीवेज, जो इनका चाइल्डहुड नेम था वो था सिद्धार्थ। कितना स्टैंडर्ड नाम है यार, आज के टाइम पीरियड में लोग सिद्धार्थ नाम या सिद्धार्थ शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो जस्ट थिंक अबाउट गौतम बुद्धा, ही वाज यूजिंग दिस नेम बैक इन 6th सेंचुरी बीसी, आज से लगभग 2600 साल पहले गौतम बुद्धा का नाम था सिद्धार्थ। देख रहे हो,
राइट। और आज भी आज के टाइम पे इतने स्टैंडर्ड सोसाइटी में भी कुछ लोग हैं जिनका नाम है रुपेश, मुकेश, व्हाट वी कैन डू, सिद्धार्थ। चलो नाउ ही वाज मैरिड। अच्छा, इनकी जो शादी होती है ये 16 वर्ष की आयु में शादी होती है यशोधरा के साथ में। किसके साथ में? यशोधरा। सो यशोधरा वाज द पर्सन, वाज द गर्ल विद whom he got married and also known as गोपा, बीमा, ये अलग अलग इनके नाम है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट आपको यशोधरा नाम को थोड़ा अच्छे से देखना है। और इनके जो बेटे थे, इनके बेटे हिज सन नेम वाज राहुल। देखो राहुल नाम भी कितना स्टैंडर्ड है, राइट। आज के टाइम पीरियड में आप मूवीज में देखोगे तो शाहरुख खान अपने नाम में राहुल और राज पता नहीं क्या क्या रख रहा है, बट दीज नेम्स यूज्ड टू बी देयर बैक इन दोज डेज, राइट। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट दीज आर द फैक्चुअल इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे जितने भी नाम दिखे ये सारे नाम आपके PYQs हैं। आपके एग्जाम में PCS में इन सभी नामों के ऊपर में सवाल पूछे गए हैं, चाहे वो गौतम बुद्धा का जन्म स्थान हो, उनका नाम हो, उनकी मदर का नाम हो, उनकी वाइफ का नाम हो, सन का नाम हो, फादर का नाम हो, मदर का, सब कुछ, एवरीथिंग देयर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हम देखेंगे सर सबसे पहले रेनंसिएशन को हम कहते हैं सर महाभिनिष्क्रमण। देखो रेनंसिएशन का मतलब क्या होता है? रेनंसिएशन का मतलब होता है कि इस टाइम पीरियड पे जो गौतम बुद्धा है, राइट, वो कहीं ना कहीं गृह त्याग करते हैं। इट्स कॉल्ड एज दी रेनंसिएशन, ठीक है। रेनंसिएशन मतलब क्या होता है? महाभिनिष्क्रमण यानी कि गृह त्याग। अभी जो गृह त्याग वाला इवेंट है, घर को छोड़ना, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दिस एज रेनंसिएशन। तो आपको क्या दिखाई देगा? गौतम बुद्धा को ना चार साइड्स, चार दृश्य देखने को मिलते हैं। गौतम बुद्धा को कितने दृश्य देखने को मिलते हैं? He got to see his four sides, चार दृश्य देखने को मिलते हैं। इसमें आपको उनको एक ओल्ड मैन देखने को मिलता है, एक सिक मैन, एक डेड मैन, और चौथे हैं एक संत, राइट। ये चार दृश्य उनको देखने को मिलेगा। किसको? गौतम बुद्धा को। क्या क्या दृश्य हैं? एक बुजुर्ग इंसान, एक बीमार इंसान, एक मृत इंसान और एक संत। गौतम बुद्धा जब इन चारों को देखते हैं ना तो उनको एक बहुत ही कमाल की चीज उनके दिमाग में आती है। उनको ये लगता है कि यार अपने लाइफ में हम इतने सफरिंग से जुड़े हुए, मेरा एग्जाम निकल जाए, मैं ये पढ़ लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं इतना अर्न कर लूँ, राइट, मेरी इस तरीके से लाइफ हो, फैमिली, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारी चीजें आपकी सोसाइटी में, बहुत कुछ आपके आसपास में चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन सबसे कमाल की चीज क्या है कि आखिरकार में जो स्टेट ऑफ माइंड, जो स्टेट ऑफ बॉडी आज हमारा है, ये टेम्पररी है। दिस इज नॉट गोइंग टू एग्जिस्ट विद अस फॉर लॉन्ग। मतलब एक इंसान जो जिमिंग कर रहा है, बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, एक वायरस उसके शरीर में चला गया तो बीमार पड़ गया, वो बेड से उठ भी नहीं पा रहा। कितना टेम्पररी है हमारी शरीर, राइट। इवन द फिटेस्ट ऑफ द फिटेस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। जो लेजी मेरी तरह इंसान है उनकी बात नहीं कर रहा, जो फिटेस्ट है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। दे कैन नॉट इवन कम आउट ऑफ द बेड इफ दे आर लाइक समहाउ फेसिंग प्रॉब्लम विद एनी ऑफ द सच डिजीज। डेड मैन, राइट, मतलब एक इंसान जो अभी तक बोल रहा था, घूम रहा था, सब कुछ कर रहा था, ऑल ऑफ अ सडन ही डाइज। सो एवरीथिंग एंड्स। अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो फिर सब कुछ खत्म हो गया उसके आसपास, मतलब उसके प्रोजेक्ट, उसके एम्बिशन, उसका करियर, उसकी फैमिली, उसका वेल्थ, उसकी पढ़ाई, सब कुछ, दैट इज फुल स्टॉप। एवरीथिंग एंड्स आफ्टर अ पर्सन डाइज। उसका चैप्टर ही क्लोज हो गया। मतलब 6 महीने, साल भर में सब लोग उसको भूल जाएंगे। द सोसाइटी विल गो अहेड, राइट, पीपल विल फॉरगेट दैट पर्सन, ठीक है। बहुत सारे बड़े बड़े लोग, हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री में आपको पढ़ाऊंगा कितने महान महान लोग थे, राइट। कितने बड़े बड़े रूलर्स थे, लगता था कि उन्होंने पूरी दुनिया को कब्जा कर लिया, जीत लिया, और आज के टाइम पे दुनिया वहीं की वहीं है, वो चले गए, राइट। सो डेड मैन। फिर उनको लगता है सर, एक ओल्ड मैन को देखते हैं, बूढ़ा इंसान, उनको ऐसा लगता है कि आज जो हम बहुत ही यंग है, वी आर इन आवर 20s और 30s और व्हाटएवर द एज बी, ठीक है, आफ्टर सम टाइम व्हेन विल गो ओल्ड, राइट, तो हमारी बॉडी धीरे धीरे करके डीके होने लगेगी, मतलब हम पुराने होने लग जाएंगे। एक टाइम आएगा जब हमारी बॉडी फंक्शन करना बंद कर देंगे, ऑल ऑफ सडन विल डाई, है ना। और इन सभी के बाद उन्होंने एक सेंट को देखा, एक संत को, और उनको लगा क्या कि मतलब ये इंसान इस पूरी माया से परे है और ये अपनी दुनिया में बहुत खुश है। तो कहीं ना कहीं इन चार दृश्यों को देख करके गौतम बुद्धा के सामने ये क्वेश्चन आ रहा था कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इस टाइम पीरियड में आखिरकार में जो हम सफरिंग कर रहे हैं, हमारे लाइफ में जो सफरिंग है, जो भी हम समस्याओं को फेस कर रहे हैं, जो भी हम प्रॉब्लम्स को सफर कर रहे हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है? व्हाट आर द सॉल्यूशंस ऑफ दीज सफरिंग्स? ये इनको समझ में आया सर, व्हाट आर द एग्जैक्ट सॉल्यूशन ऑफ ऑल दीज सफरिंग्स, जो हम सफरिंग आज के टाइम पीरियड में अपने लाइफ में देख रहे हैं, ठीक है। इसी चीज को ढूंढने के लिए वो अपने गृह त्याग करते हैं, घर को छोड़ते हैं 29 साल की उम्र में। अब देखो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि गौतम बुद्धा ने के जो चार दृश्य देखे थे, वो चार साइड्स कौन कौन से थे, दे आस्क दिस एज अ क्वेश्चन। तो आपको इन चारों साइड्स का नाम ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर सर उन्होंने घर छोड़ा 29 साल के एज में, ये भी पूछा जाता है, एट व्हाट एज डिड ही लेफ्ट हिज होम, ठीक है। और इसके बाद में इन्होंने इनिशियली कुछ ऐसे गुरु थे, उनसे कुछ ज्ञान की प्राप्ति की। सो ही सॉट नॉलेज फ्रॉम अलार कालम, अलार कालम से उन्होंने कुछ ज्ञान की प्राप्ति की वैशाली में, और रुद्रक रामपुत्र राजगीर में थे। अब इनके ऊपर में क्वेश्चन आता है, अलार कालम के ऊपर में और
रुद्रक रामपुत के ऊपर में कि आखिरकार में जो गौतम बुद्धा है इनके गुरु कौन थे। तो आपको इन दोनों का नाम याद रखना पड़ेगा, यहां से क्वेश्चन आते हैं। और जो इन्होंने घर छोड़ा ना, कौन, गौतम बुद्धा ने जो घर छोड़ा, इसी को हम बोलते हैं रेनंसिएशन, और इसको हम बोलते हैं सर महाभिनिष्क्रमणन। क्या बोलते हैं इसको, वी कॉल दिस एज महाभिनिष्क्रमणन। और महाभिनिष्क्रमणन को हॉर्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, हॉर्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस चीज को याद रखना, अगर क्वेश्चन आ गया महाभिनिष्क्रमणन किसे कहते हैं, तो सर महाभिनिष्क्रमणन का मतलब है कि व्हाट, द ग्रेट डिपार्चर, घर को छोड़ना। ठीक है, कब, सत्य की तलाश में। इसको रेनंसिएशन भी कहते हैं, महाभिनिष्क्रमणन भी कहते हैं। और ये किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो सर दिस इज रिप्रेजेंटेड विद द हॉर्स। ये एक सिंबल है, हॉर्स से इसको हम रिप्रेजेंट करते हुए नजर आते हैं, एज सिंपल एज पॉसिबल। नेक्स्ट आपको दिखाई देगा इनलाइटनमेंट। राइट, इनलाइटनमेंट मतलब होता है सर ज्ञान की प्राप्ति। आखिरकार बहुत साल तक, टू बी प्रिसाइज 6 साल तक जंगलों में भटकने के बाद, तपस्या करने के बाद, 50 दिन तक पेड़ के नीचे बैठ करके मेडिटेशन करने के बाद लास्टली गौतम बुद्धा को इनलाइटनमेंट मिलता है। वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ही अटेंड इनलाइटनमेंट एट 35। 35 वर्ष की आयु में गौतम बुद्धा को इनलाइटनमेंट, ज्ञान की प्राप्ति होती है बोधि ट्री के नीचे, जो कहाँ पे, बोध गया में। बोध गया कहाँ है सर, ये बिहार में। राइट, समटाइम्स आई गॉट सरप्राइज जब बच्चों को बोध गया का स्टेट नहीं पता होता, बट आप सभी को पता होगा बिकॉज आप लोग बिहार, यूपी, मतलब you guys are actually preparing for the state pieces, you must be knowing that। अब बोध गया दैट इज इन बिहार। ठीक है, और ये सर कब, तो वैशाख पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा को इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, लगभग 6 साल मेडिटेशन करने के बाद। कैसे 6 साल सर, इनको ज्ञान की प्राप्ति हो रही है 35 की उम्र में, और इन्होंने घर छोड़ा था सर 29 की एज में। राइट, ही लेफ्ट हिज होम एट द एज ऑफ 29। सो 29 से 35 लगभग इनको इस ज्ञान की प्राप्ति करने में 6 साल लगे। It took almost 6 years to attain that level of enlightenment। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, कॉल्ड बुद्धा द इनलाइटेंड वन, तथागत एंड साक्या मुनि। अब बुद्धा के देखो कितने नाम हो गए। बुद्ध मतलब होता है इनलाइटेंड वन, जिसको सारा ज्ञान हो, उसको बुद्ध कहते हैं। बुद्ध मतलब इनलाइटनमेंट, या फिर तथागत भी इनको कहा जाता है। और साक्या मुनि मैं आपको बता चुका हूं, बिकॉज ही बिलोंग टू दी साक्या क्लैन। अभी मैंने आपको दिखाया था इनके फादर सुद्धोधन, जो कि साक्या क्लैन के क्या थे, चीफ थे। तो बिकॉज हिज फादर वाज द चीफ ऑफ साक्या क्लैन, एंड दैट इज द रीजन व्हाई इज कॉल्ड एज दी साक्या मुनि। इनको क्या बोला जाता है सर, इनको साक्या मुनि भी कहा जाता है। दैट शुड बी वेरी क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। तो हमने आज पढ़ा था रेनंसिएशन के बारे में, एंड देन वी हैव रेड अबाउट द एनलाइटनमेंट। सो आई थिंक दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यहां तक कोई समस्या नहीं है, दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। शैल वी गो अहेड, चलिए अपन आगे। ठीक है, अब देखो, अगर हम आगे जाएंगे तो हमें यहाँ पे ना कुछ और इंटरेस्टिंग सी चीजें देखने को मिलेंगी। अभी हम क्या कर रहे हैं, बुद्धा के एक एक इंपॉर्टेंट, एक एक डिटेलिंग्स को कवर अप करते चल रहे हैं, बहुत ही फैक्चुअल इंग्रेडिएंट्स के साथ कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं एंड बहुत सारे बच्चे इन क्वेश्चंस में गलती करते हैं। तो हमें इन क्वेश्चंस को गलत नहीं करना है, एटलीस्ट वी आर नॉट सपोज टू कमिट ब्लंडर्स इन दिस क्वेश्चंस। ठीक है, अब आगे जो हम कवर अप करेंगे दैट इज गोइंग टू बी इवन मोर इंटरेस्टिंग, एंड दिस इज प्रीचिंग एंड संग। राइट, प्रीचिंग एंड संग। आखिरकार में जब गौतम बुद्धा को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो उन्होंने उस ज्ञान को आम लोगों को, मतलब कुछ कुछ लोगों को कब बांटा, किस जगह पे बांटा। राइट, मतलब वो सबसे पहला सेरेमन वहां पे कहां पे दिया था, तो सर याद रखना, सबसे पहला सेरेमन दिया था उन्होंने सारनाथ में। कहां पे दिया था, सारनाथ में। ठीक है, इस चीज को याद रखना। क्या बोलते हैं इसको, दिस कॉल्ड एज दी धर्म चक्र परिवर्तन। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, और 5 ब्राह्मण्स को, ब्राह्मण एस्थेट्स मतलब 5 ऐसे साधु संत जो थे, उनको इन्होंने जाकर के पहला सेरेमन दिया था। किसने, गौतम बुद्धा ने। कहां पे दिया था, सारनाथ में। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, दिस इज कॉल्ड एज दी, इस वर्ड को मत भूलना, क्योंकि आपका जो पूरा बुद्धिज्म है ना, ये वर्ड्स के अराउंड ही घूमता है। ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन। राइट, व्हाट वी कॉल दिस एज धर्म चक्र परिवर्तन। और ये धर्म चक्र परिवर्तन कहां पे देखने को मिलता है, दिस इज सीन इन दी सारनाथ, जहां पे प्रीसाइजली सबसे पहला सेरेमन दिया था। किसने दिया था सेरेमन सबसे पहला, ऑब्वियसली बात है सर, गौतम बुद्धा ने दिया था। ठीक है, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि अच्छा ये बताओ मुझे कि गौतम बुद्धा ने जो घर छोड़ा था, उस इवेंट को हम क्या बोलते हैं, बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में। अभी मैंने आपको बताया था, देयर इज अ संस्कृत वर्ड, जो गौतम बुद्धा घर छोड़ते उसको क्या बोलते हैं, लेट मी नो एवरी वन ऑफ यू।
महाभिनिष्क्रमण, यस, आकांक्ष, सुमन, सुगम, एवरीवन, ठीक है। तो देखो हमने अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा था, जिन लोगों को ध्यान में नहीं है, कि देखो जब वो घर छोड़ते हैं ना, इसको हम बोलते हैं सर महाभिनिष्क्रमण। क्या बोलते हैं? दिस कॉल्ड एज द महाभिनिष्क्रमण। और ये महाभिनिष्क्रमण किससे होता है? दिस हैपेंस विद द हॉर्स, घोड़े से, राइट। ही लीव हिज होम एंड विद द हेल्प ऑफ दिस हॉर्स व्हिच इज कॉल्ड एज द महाभिनिष्क्रमण। इसको महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। लेकिन गौतम बुद्धा, राइट, इस चीज को ध्यान में रखना, जो सबसे पहला इन्होंने सेरेमन दिया था, ठीक है, इस इवेंट को हम बोलते हैं सर धर्म चक्र परिवर्तना। तो महाभिनिष्क्रमण, धर्म चक्र परिवर्तना, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और ये इवेंट से रिलेटेड आएंगे कि इस इवेंट में क्या हुआ था। अब एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग से, जो आपके बुद्धा जो थे, ज्ञान की प्राप्ति के बाद अलग अलग जगहों पे आते, अलग अलग एम्पायर में आते, महाजनपद में आते मतलब, और वहां पे अपनी विचारधारा को लोगों तक पहुंचाते। तो उस टाइम पीरियड में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट से रूलर्स थे, राजा महाराजा थे, जिन्होंने क्या किया है, अलग अलग जगहों में, लिसन दिस केयरफुली एवरी वन ऑफ यू, जिन्होंने क्या किया है सर, अलग अलग जगहों पे स्पेशली गौतम बुद्धा के लिए विहार बनाया है। क्या बनाया है? विहार। इसको समझो, विहार का मतलब होता है सर रेसिडेंस, मतलब रहने के लिए जगह बनाया, विहार, ठीक है। चैत्य, चैत्य मतलब होता है सर क्या, वर्शिप प्लेस, जहां पे बुद्धा या बुद्धा की तरह जो भी लोग संघ का हिस्सा बन रहे हैं, बुद्धिज्म का हिस्सा बन रहे हैं, जितने भी मॉन्क्स हैं, कौन, जितने भी मॉन्क्स हैं, वो मॉन्क्स जहां पे वर्शिप करेंगे या फिर आपको मेडिटेशन करेंगे, उसको बोलते हैं हम चैत्य। और वो जहां पे रहेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? विहार। तो इस चीज को याद रखना है, चैत्य एंड विहार। विहार मतलब जहां पे वो रहते हैं, दैट इज कॉल्ड द रेजिडेंस, या फिर इसको हम ड्वेलिंग प्लेस भी कहते हैं, मतलब जहां पे रहने वाली जगह, उसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दिस एज विहार। और जिस जगह पे वो मेडिटेशन करते हैं, वी कॉल दिस एज चैत्य। तो ये आपको चैत्य और विहार में कुछ डिफरेंसेस दिखाई देंगे। दिस शुड बी वेरी क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कि चैत्य क्या है, विहार क्या है। अच्छा, आपको क्या पता चलेगा? कुछ की लोकेशन रेसिडेंस के, रहने के, राइट। तो लोकेशन कौन कौन से? सबसे पहले आपको दिखाई देगा सर राजगीर, राइट, इसको राजागृह कहते थे। यहाँ पे वेलुवन महाविहार बनाया गया था, ठीक है। इसको किसने बनाया था? तो बिंबिसार, बिंबिसार रूलर थे। मैं आपको आने वाली क्लास में बताऊंगा, हरियंका डायनेस्टी, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, आई विल टीच यू एवरीथिंग, ठीक है। आपको बस अब ये नाम थोड़ा सा ध्यान रखना है। वैशाली, वैशाली में क्या बनाया गया था? तो कुटाग्रसाला विहार, ठीक है। इनके डिसाइपल किसने? अमरापाली ने बनाया था। नेक्स्ट कोशाल, ये वैशाली, राजगीर, कोशाल, ये सब क्या है? दीज आर दी सर महाजनपद। क्या है? ये महाजनपद है। और इन महाजनपद में रेसिडेंस के लिए चीजें बनाई गई हैं। तो इसमें आपको दिखाई देगा क्या, जेवतना, जिसको क्या डोनेट किया गया था, एंड पूर्वा बंदरा, जिसको प्रसेनजीत नाम के एक रूलर ने बनाया था। तो आप ना थोड़ा सा ना इन रूलर्स का नाम और किसने क्या बनाया था एक बार देख लेना, एक बार इसको अच्छे से देखना, क्योंकि इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आया तो बस आपको वहां पे रिकॉग्नाइज करना है कि हाँ ये वाला, ये विहार करके जो नाम मैंने सुना हुआ है, दैट विल बी द आंसर। बस यू हैव टू रिकॉग्नाइज दैट। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। फिर आपको दिखाई देगा सर वुमेन इन संघा। एक चीज को याद रखना, जो गौतम बुद्धा थे, इन्होंने कहा कि बुद्धिज्म का हिस्सा, राइट, कोई भी बन सकता है, राइट, लेकिन उसमें उन्होंने कुछ बैरियर्स लगाए थे कि अगर कोई स्लेव है, ठीक है, अगर कोई स्लेव है, कोई आर्मी पर्सनल है, ये संघ का हिस्सा नहीं बन सकते। ये संघ का हिस्सा इसलिए नहीं बन सकते क्योंकि अगर कोई इंसान ऑलरेडी एज अ स्लेव काम कर रहा है तो वो फ्री ही नहीं मानेगा अपने आप को। संघ का हिस्सा बनने के लिए आपको पूरी दुनिया से परे करना है अपने आप को। यू हैव टू फ्री फ्रॉम दिस एंटायर वर्ल्ड, यू हैव टू मेडिटेट, आपको मेडिटेट करना है, आपको पूरे डिजायर्स को खत्म करना है, तभी आप संघ का हिस्सा बन पाओगे। अब कोई स्लेव है, उसका मास्टर उसको डेली बोल रहा है तू ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, ये करो वो करो, वो अपने लाइफ में खुद फ्री नहीं है, वो संघ का हिस्सा कैसे बनेगा? सिमिलर थिंग गोस फॉर द डिफेंस पर्सनल, जो अपने ऑफिसर्स के अंदर कमांड में रहते हैं कि आज हम यहाँ जाएंगे, आज आपको ये ऑपरेशन करना है, वो करना है, तो वो खुद फ्री नहीं है अपने लाइफ में, देन हाउ कैन ही बिकम अ पार्ट ऑफ द संघ? तो अगर कोई स्लेव इस स्लेवरी को छोड़ दे, ठीक है, अपने मास्टर से उसको मुक्ति मिल जाए, अगर कोई आर्मी पर्सनल आर्मी को छोड़ दे, राइट, अपने फोर्स से उसको मुक्ति मिल जाए, और एक आम इंसान की तरह वो चाहे, तब जाकर के वो संघ का पार्ट बन सकता है। क्योंकि संघ के अंदर में जो मेल होते थे ना, जो संघ के पार्ट होते थे, इसको हम बोलते हैं सर मॉन्क। क्या बोलते हैं? मॉन्क। आप सभी ने मॉन्क शब्द सुना होगा। और जितनी फीमेल होती थी जिन्होंने बाद में संघ को ज्वाइन किया था, उसको बोलते हैं नन, नन्स। क्या बोलते हैं इसको? NUNS, नन्स। तो आपको इस संघ के अंदर में मॉन्क्स दिखाई देंगे प्लस नन्स दिखाई देंगे। और ये मॉन्क्स और नन्स क्या करेंगे? सो ऑल दीज मॉन्क्स एंड नन्स आर ओनली डूइंग द मेडिटेशन वाला पार्ट, दे आर सिटिंग एट अ प्लेस, दे आर समहाउ ट्राइंग टू मेडिटेट, they are somehow trying to get that enlightenment which Buddha got in his life, right? meditation और enlightenment पे वो लोग फोकस कर रहे हैं। कमाल की बात क्या है कि बुद्धिज्म में जब संघ बना और संघ में लोग जुड़ने लग गए, तो गौतम बुद्धा ने बोला था कि संघ का हिस्सा सिर्फ पुरुष ही बनेंगे, महिलाओं को उन्होंने संघ का हिस्सा बनने से मना किया था।
क्योंकि उनको ऐसा लगा कि बाय डिफॉल्ट, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट वन ऑफ द फैक्टर्स दैट आई स्ट्रांगली कंसीडर इज बाय डिफॉल्ट a male and a female, they both are two energies. If they become a part of Sangh, so it will hamper their meditation. They may get distracted, which is natural to see. तो उन्होंने इनिशियली बोला था कि बस मेल ही मॉन्क जो होंगे वो आपके संघ का पार्ट बनेंगे, फीमेल्स कैन नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ द संघ, राइट, बिकॉज अल्टीमेटली फीमेल्स के ऊपर में सोसाइटी ने इतने कुछ बैरियर्स लगाए हुए हैं. तो बट बाद में जाकर के आफ्टर एटलीस्ट 1 ईयर, राइट, आफ्टर एटलीस्ट 1 ईयर आई थिंक 8th ईयर, 8 साल बाद, आफ्टर 8 years ऑफ एनलाइटनमेंट, 8 साल बाद एनलाइटनमेंट, अपने ज्ञान की प्राप्ति के 8 साल बाद, जो गौतम बुद्धा उन्होंने वुमेन्स को अलाउ किया था संघा में. और ये भी अलाउ इसलिए किया था क्योंकि जो इनकी फॉस्टर मदर थी महाप्रजापति गौतमी, इन्होंने बहुत ज्यादा फोर्स किया था. तो आपको पता चलेगा जो सबसे पहली भिक्षुनी है वो खुद इनकी सौतेली माँ है, राइट, जो कहीं ना कहीं संघा का हिस्सा बनती है. इनका नाम क्या है? महाप्रजापति गौतमी. आफ्टर परसुएशन बाय डिसाइपल आनंदा, आनंदा नाम की एक डिसाइपल थी गौतम बुद्धा का, और इन्होंने बहुत ज्यादा बुद्धा को फोर्स किया था कि आप महिलाओं को भी संघ का हिस्सा बनने दीजिए. तब बुद्धा ने कहीं ना कहीं इनकी बात सुन करके महिलाओं को संघ का हिस्सा बनने दिया. बट बुद्धा ने ऐसा भी कहा था कि जो बुद्धिज्म आज से हजारों साल तक चलता, अब वो उतना लंबा नहीं चल पाएगा, क्योंकि बुद्धा को पता था कि ह्यूमन टेंडेंसी क्या है आज के टाइम पीरियड में, राइट. लोग बुद्धिज्म को समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं. कल गौतम बुद्धा का डेथ हो जाएगा तो बुद्धिज्म को लोग अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करने लगेंगे. जो विचारधारा पे बुद्धिज्म बना था वो विचारधारा का एसेंस ही खत्म हो जाएगा. और वही हुआ, बुद्धिज्म की शुरुआत हुई तो गौतम बुद्धा ने अपने आप को एक आम इंसान बनाया कि मैं एक आम इंसान हूं, आप मेरी तरह इनलाइटनमेंट यानी कि ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं मेडिटेशन करके. लेकिन बाद में उसी बुद्धिज्म का एक नया सेक्ट आता है, एक नया वर्ग आता है, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, जिसको महायान कहते हैं. उन्होंने गौतम बुद्धा को ही भगवान बना दिया और बुद्धा की पूजा करना शुरू कर दिया, जो कि गौतम बुद्धा ने मना किया था. मतलब गौतम बुद्धा वाज नॉट ऑफ द ओपिनियन दैट आइडियल वर्शिप, आप मूर्ति पूजन करो या फिर मुझे भगवान मान के करो. ही हिमसेल्फ कंसीडर दैट ही वाज एन ऑर्डिनरी मैन. लेकिन हमने क्या किया, हमने उन्हीं को भगवान बना दिया. तो वो इंप्योरिटीज आना इज नेचुरल, राइट. और बुद्धिज्म बाद में कोलैप्स हो गया. मतलब ऑब्वियस सी बात है, जिस सर जितनी इंटेंसिटी के साथ बुद्धिज्म का ग्रोथ हुआ था ना 6th सेंचुरी बीसी के आसपास में, स्पेशली मौर्य मगध के एम्पायर में, बुद्धिज्म लगभग पूरे इंडिया को ऑक्यूपाई कर चुका था. इंडिया छोड़ो, आपका श्रीलंका, थाईलैंड, लाओस, म्यांमार, इन सभी देशों में पेनिट्रेट कर चुका था. आज के टाइम पीरियड में आपको चाइना से लेकर के साउथ एशिया में बुद्धिज्म देखने को मिलेगा, इंडिया में नहीं है. उसके भी बहुत सारे फैक्टर्स मैं आपको आगे बताऊंगा. एनीवेज, तो वुमेन्स इन संघ, महिलाएं भी संघ का पार्ट बन सकती है. इसको परसुएट किसने किया? आनंदा ने किया. और सबसे पहले भिक्षुनी कौन बनती है? तो वो बनती है सर आपकी महाप्रजापति गौतमी. शी वाज द फर्स्ट वुमन टू जॉइन द संघ. दैट शुड बी क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. ऑलराइट, अगर हम और आगे चलें तो आपको क्या दिखाई देगा? लास्ट डेज एंड डेथ, दैट इज द नंबर 6. आखिरकार में जो गौतम बुद्धा है, इनके ना कुछ अंतिम दिन आते हैं, लास्ट डेज, और इनका डेथ कैसे होता है इसको भी जानना हमें. तो एक्चुअली में जो इन्होंने अपना आखिरी रेनी सीजन बनाया था वो बनाया था सर वैशाली में. अब ये मैं, अब लोग सर ये क्या ही आप पढ़ा रहे हो, आखिरी रेनी सीजन वैशाली में बनाया, आखिरी विंटर कहाँ बनाया? नहीं, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके स्टेट पीसीएस ने बहुत बार पूछा हुआ है कि बुद्धा सेलिब्रेटेड हिज लास्ट रेनी सीजन इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस. द आंसर इज सर वैशाली. जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, घटना चक्र पलट करके देखो, आपको दिखेगा ये क्वेश्चन. ठीक है, तो हमें इनको अच्छे से कवर अप करना है. तो बुद्धा ने अपना लास्ट रेनी सीजन कहां पे सेलिब्रेट किया था, स्पेंड किया था, सेलिब्रेट किया, ऑब्वियसली बात है, स्पेंड किया था वैशाली में किया था. इनका जो फाइनल मील था, जो आखिरी मील था, राइट, इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं सर शुक्र मंडवा, शुक्र मंडवा. और इसको चंद ने दिया था, जो कि एक लोहार था पावा में. ठीक है, चंद ने दिया था जो कि एक लोहार था पावा में. ठीक है, इनकी मृत्यु होती है सर कुशीनगर में. कुशीनगर कहां पे? आज यूपी में है. उस टाइम पीरियड में कुशीनगर मल्लास के अंदर में, मल्ला रूलर्स के अंदर में एक महाजनपद हुआ करता था. आज आपको यूपी में कुशीनगर दिखाई देगा. लगभग 483 बीसी यानी कि 80 साल की उम्र में गौतम बुद्धा का देहांत होता है. उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया और इस इवेंट को कहते हैं सर महापरिनिर्वाण. ठीक है, एक होता है देखो निर्वाण, निर्वाण मतलब होता है सर ज्ञान की प्राप्ति. एक है महापरिनिर्वाण, मतलब अपने शरीर को त्याग देना और उस अल्टीमेट ट्रुथ का पार्ट बन जाना. अल्टीमेट, राइट, क्योंकि देखो द लाइफ दैट वी आर लिविंग आउट हियर, राइट, दिस इज टेम्पररी. द अल्टीमेट ट्रुथ इज द ओरिजिनेशन ऑफ द लाइफ, राइट. तो वो कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा कि महापरिनिर्वाण हम कहते हैं जब बुद्धा का डेथ हो जाता है. और बुद्धा ने अपना आखिरी सरमन दिया था किसको? सुभद्रा को. किसको दिया था? सुभद्रा को. तो ये सारे सारे आपको फैक्ट्स ध्यान में रखना है. यानी कि मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट से फैक्ट्स बताए. सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सर महाभिनिष्क्रमा क्या होता है. ठीक है, फिर मैंने आपको बताया नंबर 2 में कि धर्म चक्र परिवर्तना
क्या होता है, दिस इज नंबर 2 जो हमने कवर अप किया था। फिर तीसरा मैंने आपको बताया महापरिनिर्वाण क्या होता है। अब ये टर्म्स को ध्यान में रखना है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आपके एग्जाम में इन्हीं टर्म्स पे से क्वेश्चन आएगा और एग्जाम के बाद मैं आपको इसी बैच में आके बताऊंगा देखो मैंने क्लास में पढ़ाया था। और अगर आप गलती करके आओगे तो यू विल ओनली रिग्रेट कि मैंने इसको रिवाइज क्यों नहीं किया, क्योंकि पढ़ाया हुआ कंटेंट अगर एग्जाम में हम गलत करके आ रहे हैं फिर उसके लिए कुछ भी इफ एंड बट नहीं है, दैट इज अ क्राइम। ठीक है, एंड ट्रस्ट मी आपके पीसीएस एग्जाम से भर भर के क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री और पॉलिटी से और एंशिएंट इंडिया से, राइट, और वो क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, इससे बाहर कहीं से नहीं आएगा। तो एटलीस्ट इसको अच्छे से कॉन्सोलिडेट करना अपने को, ठीक है। महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण मतलब क्या था बताओ फटाफट। महाभिनिष्क्रमण का मतलब है सर रेनंसिएशन, हिंदी में इसको बोलते हैं गृह त्याग। क्या बोलते हैं हम इसको, गृह त्याग, ठीक है। फिर आपको दिखाई देगा क्या है, धर्मचक्र परिवर्तन, क्या बोलेंगे इसको, फर्स्ट सेरेमन, सबसे पहला ज्ञान, ठीक है। कहां पे दिया गया था धर्मचक्र परिवर्तन, सर ये दिया गया था सारनाथ में। कहां दिया गया था, दिस वाज गिवन इन दी सारनाथ वाला एरिया, राइट, सारनाथ में आपको धर्मचक्र परिवर्तन दिया गया। महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण मतलब क्या होता है सर, डेथ, दैट इज ट्रू। महाभिनिष्क्रमण मतलब अल्टीमेटली वही होता है ना सर, राइट, लिविंग द बॉडी, ठीक है, ये डेथ। सो दीज आर द टर्म्स दैट यू गाइस हैव टू मेमोराइज एट एनी कॉस्ट। कुछ भी हो जाए इतना तो अपने को याद होना ही चाहिए, अगर अपना इतना याद नहीं करके जा रहे ना तो दिक्कत है, मतलब दिस इज समथिंग वी हैव टू मेमोराइज एट एनी कॉस्ट, राइट। अब थोड़ा सा फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट को एक्सकवेट करें, अगर हम फिलोसॉफी क्या रही है बुद्धा की, किस तरीके से उन्होंने विचारधारा को प्रमोट किया, लोगों तक पहुंचाया है, तो फिलोसॉफी में आप देखो तो गौतम बुद्धा के 4 नोबल ट्रुथ है, मतलब 4 सच्चाई है, नोबल ट्रुथ जिन पे उन्होंने फोकस किया है। क्या है वो, सफरिंग एग्जिस्ट, दुख, दुख मतलब क्या होता है, सफरिंग ना, लाइफ में सबके पास दुख है, किसके पास दुख नहीं है बताओ। आपने तो मीम भी सुना है, दुख का नहीं खत्म होता है, सुना है ना सबने, राइट, तो वही दुख है, राइट, सबके पास है। कमाल की बात क्या है, देयर इज अ कॉज ऑफ सफरिंग, हर इंसान के लाइफ में जो दुख है, जो सफरिंग है ना, उसका कुछ ना कुछ कॉज है, बिना कॉज के देयर कैन नॉट बी एनी सफरिंग, मतलब देयर कैन नॉट बी एनी दुख, बिना रीजन के कोई दुख हो ही नहीं सकता। उस रीजन को, उस सफरिंग को हम खत्म कर सकते हैं, ठीक है, और उसका एक ही तरीका खत्म करने का, वो है कि सर ये 8 फोल्ड पाथ को आप फॉलो करो। अगर मैं इसको बहुत ही कंसाइज करके बताऊं, ठीक है, तो गौतम बुद्धा ने जो बोला है वो यही बोला है कि क्या बोला है बताओ, उन्होंने कहा है सर डिजायर्स आर दी रूट कॉज ऑफ ऑल द सफरिंग्स। हमारे लाइफ में जो भी हमें सफरिंग्स देखने को मिल रहा है, जो भी हम समस्या से ग्रसित है, जो भी जिस भी प्रकार के हमारे पास में समस्या हम फेस कर रहे हैं, उसका एक ही रीजन है, दैट रीजन इज सर डिजायर। क्या रीजन है, डिजायर। अगर हमारे लाइफ से ये डिजायर्स खत्म हो जाए, इफ डिजायर्स एंड फ्रॉम आवर लाइफ, तो ये जो सफरिंग है ना, ये सफरिंग भी हमारे लाइफ से खत्म हो जाएगी। बिकॉज आपको क्या पता चलेगा सर, डिजायर्स आर दी रूट कॉज ऑफ ऑल दी सफरिंग्स, राइट। आपके लाइफ में जिस भी प्रकार की समस्या, जो भी आप सफरिंग कर रहे हो, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस डिजायर्स। अगर आपने एक बार डिजायर्स पे कमांड कर लिया, आपकी सारी सफरिंग्स खत्म है। अब मैं इसको और रियल एग्जांपल से बताऊं तो यार, मैं ये जो बुद्धिज्म चैप्टर पढ़ रहा हूँ उसमें मैंने 2 घंटे दिए, बुद्धिज्म से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आपने एक डिजायर कर लिया अपने अंदर में, आपने बुद्धिज्म को 4 घंटे दिए और बुद्धिज्म से इस बार आपके पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन आया ही नहीं। अब आपको वहां पे दुख हो गया एग्जाम में, अरे यार इतना पढ़ा था क्वेश्चन ही नहीं आया। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द सफरिंग। तो अल्टीमेटली क्या करना चाहिए, जस्ट फॉलो ऑन दिस 8 अष्टांगिका मार्ग, 8 फोल्ड पाथ। मतलब क्या है, आप राइट विजन के साथ, राइट आइडियोलॉजी के साथ, राइट मेंटेलिटी के साथ आराम से पढ़ाई करो। डू नॉट थिंक क्या आएगा नहीं आएगा। अगर आपने अपने आप को सही प्रोसेस में सही तरीके से इन्वॉल्व किया है, ठीक है, अपने आप को सही तरीके से ब्रशअप किया हुआ है, ट्रस्ट भी सब लगा करके आओगे, सारे क्वेश्चन सही करके आओगे, आपके रिजल्ट भी फेवर में होंगे। सो डू नॉट हैव लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन, डू नॉट हैव लॉट ऑफ डिजायर, रेदर वर्क ऑन दी व्हाट प्रोसेस, प्रोसेस पे फॉलो करो। तो वही बात यहाँ पे दिया हुआ कि अष्टांगिक, इसको 8 फोल्ड पाथ को हिंदी में बोलते हैं अष्टांगिका मार्ग। क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं सब अष्टांगिका मार्ग। आपको पता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अष्टांगिका मार्ग इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, किससे संबंधित है, बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म और नन ऑफ द अबव। आंसर इज सर बुद्धिज्म। अष्टांगिका मार्ग इज रिलेटेड टू व्हाट, इट इज रिलेटेड टू द बुद्धिज्म। अब वो अष्टांगिका मार्ग क्या है, 8 फोल्ड पाथ क्या है सर, दैट इज द राइट व्यू,
ठीक है, आपका इंटेंशन सही हो, स्पीच सही हो, एक्शन सही हो, लाइवलीहुड, ये मतलब दिस इज समथिंग व्हिच इज सपोज्ड टू बी देयर विद एन आइडियल मैन, राइट। अगर आप इन चीजों को फोकस कर रहे हो, राइट, अगर आप इतने एथिकल पैरामीटर्स पे खड़े हो, then definitely at the end of the day you are going to have what, the enlightenment, you are actually going to have this end of the desires from your life, आपके लाइफ से डिजायर्स खत्म हो जाएंगे हमेशा के लिए, राइट। इसके की फीचर्स क्या है? तो सर बहुत ही सिंपल तरीके से जो बुद्धिज्म ने क्या बोला है, तो बुद्धिज्म हैज रिजेक्टेड द कास्ट सिस्टम, उस बुद्धिज्म हैज रिजेक्टेड द रिचुअल्स, कोई भी प्रथा को रिजेक्ट कर दिया उसने, और ये जो प्रीस्टली डोमिनेंस है कि जो आपके पुजारी उजारी है ना जिन्होंने डोमिनेट किया हुआ, प्रीस्टली जो प्रीस्ट है जिन्होंने सोसाइटी को डोमिनेट किया हुआ है, इसको भी इसने खत्म कर दिया। जैसे सम स्पेशल की फीचर्स ऑफ बुद्धिज्म। अच्छा, इन्होंने कहीं ना कहीं नॉन वायलेंस और सिंप्लिसिटी पे बहुत इंफेसिस का है। सिंप्लिसिटी का मतलब वही है सर कि अगर आपके पास में बहुत ज्यादा वेल्थ का एक्यूमुलेशन है, सो डोंट शो ऑफ, rather what you can do is that give this wealth to some needy person जिसको एक्चुअली में पैसे की आवश्यकता है, so that सोसाइटी में एक बैलेंस बना रहे। क्या बना रहे? सोसाइटी में एक बैलेंस बना रहे, ठीक है। कहीं ना कहीं इस आइडियोलॉजी को प्रमोट करता हुआ बुद्धिज्म आपको दिखाई देगा, सिंप्लिसिटी को प्रमोट करता हुआ आपको बुद्धिज्म दिखाई देगा। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू नॉट, राइट। तो आप देख रहे हो हमने यहाँ पे क्या किया, जितने भी इंपॉर्टेंट से फैक्ट्स है, मैंने सारे फैक्ट्स को यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको मैं स्टोरी फॉर्मेट में समझाता जा रहा हूँ। आपके पीसीएस के एग्जाम्स में फैक्ट्स पर से रिपीटेड थीम्स में क्वेश्चन आएंगे, तो आपको इन फैक्ट्स को ठीक से देख करके चलना है। ऑल्सो आई एम टेलिंग यू टू ऑल ऑफ दिस, टू ऑल ऑफ यू इज दैट कि क्रैश कोर्स में हम थेमेटिक एरियाज पे फोकस ज्यादा कर रहे हैं। इसके सराउंडिंग के जो एरियाज है जहां से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, कम आते हैं, वी आर नॉट फोकसिंग ऑन दोस एरियाज, वी आर फोकसिंग ऑन द एरियाज व्हिच आर हाईली यील्डिंग। तो आप इन एरियाज को अच्छे से देखते चलना, ठीक है, बिकॉज दे आर एक्चुअली हाईली यील्डिंग। बहुत क्वेश्चंस आए, if you're not having the trust you can definitely go and check the PYQs of the exam, you'll understand कितने क्वेश्चंस आते हैं यहां से, ठीक है। अगर हम इसके आगे चलेंगे आपको और क्या दिखाई देगा सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है सर, बुद्धिस्ट लिटरेचर। मतलब जो बुद्धिज्म है, राइट, उसको ना कुछ किताबों के द्वारा समझाया गया, कुछ लिटरेचर बुक्स है, लिटरेरी बुक्स है, दैट्स कॉल्ड एज बुद्धिस्ट लिटरेचर। और बुद्धिस्ट लिटरेचर में आपको दिखाई देगा त्रिपिटक, और त्रिपिटक को जिस लैंग्वेज में, जिस भाषा में लिखा गया वो है सर पाली। किसमें लिखा गया है? पाली में। त्रिपिटक का रिटन इन पाली, इसको याद रखना। त्रिपिटक को किसमें लिखा गया है? सर पाली में लिखा गया है। त्रिपिटक जो है इसके अंदर में 3 पिटक आपको दिखाई देंगे। कितने दिखाई देंगे? 3 दिखाई देंगे। कौन कौन है? सुत्ता पिटक, फिर विनय पिटक, फिर अभिधम पिटक। सो देयर आर 3 पिटक्स, सुत्त पिटक, देन विनय पिटक एंड देन अभिधम पिटक। अब आपको ये याद करना बहुत इंटरेस्टिंग है। सुत्त पिटक पहले समझ लो क्या है। सुत्त पिटक मतलब जो गौतम बुद्धा ने ज्ञान दिए, ठीक है, जो भी गौतम बुद्धा की टीचिंग्स थी उनको कंपाइल कर दिया गया इन अ बुक व्हिच इज कॉल्ड एज सुत्त पिटक। सो सुत्त पिटक मींस टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्धा, दैट इज देयर, जहां पे हमने पाली लैंग्वेज में किताब में कंपाइल कर दिया जो भी कुछ बुद्ध ने पढ़ाया, उसको हम क्या बोलेंगे? दैट्स समथिंग वी कॉल दिस एज सुत्त पिटक। क्या बोलेंगे उसको? हम उसको सुत्त पिटक कहेंगे। मतलब सुत्त पिटक में आपको सेरेमन्स ऑफ बुद्धा, इन अदर वर्ड्स में आप लिख देता हूं सर, इट कंटेन्स ऑफ टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, बुद्ध के टीचिंग्स, ठीक है, ये आपको सुत्त पिटक में देखने को मिलेगा, ठीक है। विनय पिटक जो है ये एक ऐसी किताब है जो रूल्स एंड ऑर्डर्स फॉर द मॉन्क्स, जो भी मॉन्क्स हैं, जो संघ का पार्ट बन रहे हैं, उनका रूल्स क्या है, किस ऑर्डर को फॉलो करेंगे, रूल्स एंड ऑर्डर क्या होगा, राइट, मॉन्क्स का, वो है एक्चुअली सर आपका विनय पिटक। क्या है वो? विनय पिटक। यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि रूल्स फॉर मॉन्क्स, ठीक है, मॉन्क्स के लिए कौन सा रूल्स है, मॉन्क्स को कौन सा रूल का फॉलो करना चाहिए, मॉन्क्स को कैसे डिसिप्लिन का फॉलो करना चाहिए, सब आपके विनय पिटक के अंदर में दिखाई देंगे। दैट इज समथिंग वी कॉल इट एज मोनेस्ट्रिक ऑर्डर, क्योंकि मॉन्क्स मोनेस्ट्री में रह रहे हैं ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दिस एज मोनेस्ट्रिक ऑर्डर। फिर आपको दिखाई देगा सर अभिधम पिटक, जो कहीं ना कहीं फिलोसॉफिकल डॉक्ट्रिन है। अभिधम पिटक के अंदर में आपको फिलोसॉफिकल स्टफ देखने को मिलेगा, मतलब फिलोसॉफिकल डॉक्ट्रिन आपको अभिधम पिटक में देखने को मिलेगा। तो आपको मैंने क्या बताया सर? मैंने आपको बताया कि बुद्धिस्ट लिटरेचर 3 प्रकार के हैं, इसको हम त्रिपिटक कहते हैं। ये त्रिपिटक पाली लैंग्वेज में, पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, जैनिज्म की मेजोरिटी ऑफ बुक होती है प्राकृत में, बुद्धिज्म की मेजोरिटी ऑफ बुक्स किसमें? पाली में। यहाँ पे दिक्कत नहीं करना, ठीक है। तो आपको सुत्त पिटक जिसमें बुद्धा का ज्ञान, विनय पिटक जहां पे मोनेस्टिक कॉड, मतलब कौन सा रूल्स एंड रेगुलेशन मॉन्क्स को फॉलो करना है, और अभिधम पिटक जो कि फिलोसॉफिकल एक्सपोजिशन है, फिलोसॉफिकल स्टफ है। इन तीनों को मिलाकर के आपको त्रिपिटक देखने को मिलेगा। इससे भी इंटरेस्टिंग क्या है सर? इससे इंटरेस्टिंग है जातका टेल्स। जातका टेल्स मतलब है स्टोरी ऑफ बुद्धास पास्ट बर्थ। जातका स्टोरीज याद रखना हमेशा, जो बुद्ध भगवान थे ना, उनके प्रीवियस बर्थ से रिलेटेड कुछ स्टोरीज, राइट, अब ये फिक्टिशियस स्टोरीज है, बनाई गई स्टोरीज है, इनको जातका टेल्स कहते हैं। और कहीं ना कहीं हिस्टोरियंस के लिए जातका टेल्स भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का रोल प्ले करता है
6th सेंचुरी बीसी के समय को जानने के लिए, क्योंकि आप जो कल्पना कर पा रहे हो वही कल्पना करोगे जो आपके आसपास में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके आसपास में कोई एक जानवर है, आपने उस जानवर को देखा है, तो आप उसी जानवर से संबंधित एक फिक्टिटियस एक काल्पनिक कहानी बनाओगे। आप एकदम से आउट ऑफ नो बॉक्स एक नया जानवर तो काल्पनिक कहानी में नहीं डाल सकते ना। मतलब आपकी जो काल्पनिक चीजें हैं वो किससे प्रभावित है, आपके रियल लाइफ से प्रभावित है। तो अगर जातका टेल्स गौतम बुद्धा के काल्पनिक कहानियां, उनके पुराने जन्म के ऊपर में कहानियां है, तो कहीं ना कहीं ये कहानियां किस टाइम से इंस्पायर्ड है? ये इंस्पायर्ड है सर 6th सेंचुरी बीसी से। तो इन कहानियों को पढ़ करके हमें ये पता चलता है कि 6th सेंचुरी बीसी का सोसाइटी कैसा होगा, उसमें सोसाइटी में हमने वुमेन्स का रोल क्या होगा, राइट। वुमेन्स छोड़ो, जो हमारे आउटस्कर्ट्स में लोग रह रहे, बाहर रह रहे, राइट, जैसे आपके जो फिशरमैन है उनका क्या रोल होगा, राइट, जो आपके ट्राइब्स है उनका क्या रोल होगा, कहीं ना कहीं हमें उनके बारे में भी जातका स्टोरी से पता चलता है। सो जातका स्टोरीज आर द स्टोरीज व्हिच आर रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ बुद्धा, एंड दीज स्टोरीज आर फाउंड इन द पाली लैंग्वेज एज सिंपल एज पॉसिबल। दिस शुड बी वेरी क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए अपन आगे, शैल वी गो अहेड। देखो 8 फोल्ड मार्क का ना कोई ट्रिक नहीं लगाना है, बस आप उसको ये समझ जाओ 8 फोल्ड मार्क इज समथिंग व्हिच एन आइडियल पर्सन नीड्स। आपसे नहीं पूछा जाएगा कि इसमें बताओ 8 फोल्ड मार्क में से कौन कौन से होंगे, आप वो देखोगे तो पता चल जाएगा। अच्छा, आपके पास में विजन होना चाहिए, राइट आइडियोलॉजी होना चाहिए, राइट माइंडसेट होना चाहिए, मतलब समथिंग व्हिच इज वेरी आइडियल स्टफ, राइट, दैट इज देयर इन द 8 फोल्ड मार्क, अष्टांगिका मार्ग। और इस पे ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि अष्टांगिका मार्ग में से कौन सा इसमें से नहीं है। अगर ऐसा पूछ दिया गया तो आप ये देख लो ना कौन सा नेगेटिव दिया हुआ है, कहीं लिख दिया होगा कि आपको ऑनेस्ट नहीं होना चाहिए, ये तो अष्टांगिका मार्ग में नहीं है। उल्टा ये है कि आप आइडियल इंसान की तरह काम करें, राइट। तो इस तरीके से आप एलिमिनेट कर लोगे। बाकी अष्टांगिका मार्ग को दिल पे लेकर के रट्टा नहीं मारना, वहां से क्वेश्चन जनरली नहीं आते, ठीक है। बट हाँ, ये पूछा जा सकता है कि अष्टांगिका मार्ग किस रिलीजन से संबंधित है, वहां पे बच्चे गलती करते हैं। बुद्धिज्म, जैनिज्म नहीं, बुद्धिज्म, ठीक है। चलो, अगर हम मेजर सेक्ट की बात करें तो वो सेक्ट मतलब कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा एक आइडियोलॉजी, एक विचारधारा है। अब इस विचारधारा को अलग अलग लोगों ने अलग तरीके से समझा। फॉर एग्जांपल, मैं इस विचारधारा को कुछ ऐसे समझ पा रहा हूं, आप इस विचारधारा को किस दूसरे तरफ से समझ पा रहे हो। मतलब हम सारे इंसानों का, हम सभी का हर आइडियोलॉजी को लेकर के अपना खुद का कुछ पर्सपेक्टिव है, ठीक है। और ये बहुत ही कमाल की प्रिंसिपल है, मैं आपको इसको जैनिज्म में पढ़ाऊंगा, इसको हम अनेकावाद कहते हैं। जैनिज्म का बहुत ही कोर प्रिंसिपल है, मतलब हर इंसान का अपना खुद का एक आइडियोलॉजी है, खुद का एक पर्सपेक्टिव है किसी चीज को लेकर के। दैट इज दी व्हाट, अनेकावाद, अनेक लोगों के अनेक अनेक विचारधारा, अनेकावाद होता है वो। एनीवेज, तो आपको यहाँ पे पता चलेगा जो बुद्धिज्म था ना, इसमें भी लोगों की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बुद्धिज्म के अलग अलग सेक्ट डेवलप हो जाते हैं। जैसे आपको दिखाई देगा थेरावादा, ठीक है, थेरावादा बहुत पुराना है, ठीक है, थेरावादा इज लाइक बहुत पुराना है। बुद्धा एज ए टीचर, इसमें बुद्धा को हमने गुरु के रूप में देखा हुआ है। इट इज कॉल्ड एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सेक्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। बहुत पुराना सेक्ट है ये बुद्धिज्म का, ठीक है, थेरावादा, जो कहीं ना कहीं बुद्धा को एक टीचर के रूप में एज्यूम करता है। और कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा सर बुद्धा हिमसेल्फ वाज लाइक अ टीचर ना, वो अलग अलग जगह पे सरमन्स दे रहे हैं। सारनाथ में उन्होंने सबसे पहला सरमन दिया, वहां पे 5 ब्राह्मण मॉन्क्स थे, तो कहीं ना कहीं वो एज अ टीचर सरमन दे रहे हैं ना, इज नॉट एक्टिंग एज अ गॉड। तो ये बहुत ही पुराना है, बुद्धिज्म का सेक्ट है, लेकिन ये कहीं ना कहीं बुद्धिज्म की कोर फिलोसफी से रिलाई करता हुआ नजर आता है। फिर आपको दिखाई देगा महायान, मैं आपको आगे बताऊंगा। महायान को याद करने का तरीका मैंने बहुत बार बताया है। महायान ऐसे याद कर लो, महान, मतलब इसमें हमने बुद्धा को क्या कर दिया सर, महान बना दिया। मतलब बुद्धा का हमने आइडियल वर्शिप, मूर्ति पूजन शुरू कर दिया। बुद्धा को हमने गॉड की तरह ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया। सारी किताबों को हमने संस्कृत लैंग्वेज में लिखना स्टार्ट कर दिया। जहां पे आपको दिखाई देगा बुद्धिज्म की पुरानी किताबें पाली में लिखी गई हैं, वहीं पे बुद्धिज्म में जब महायान आता है, जो कि बाद में आता है, महायान एक काइंड ऑफ सेक्ट के रूप में डेवलप होता है, एक नई विचारधारा के रूप में निकलता है बुद्धिज्म के ही अंदर से, और बहुत बाद में निकलता है। तो इसमें डोमिनेंस संस्कृत का बढ़ जाता है। और कहीं ना कहीं आप जब डिटेल में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा बुद्धिज्म की शुरुआत इसलिए की गई थी कि जो प्रीस्टली क्लास है सोसाइटी में, जो ब्राह्मणिकल कल्चर में जो प्रीस्ट है, जिसने इस संस्कृत पे अपना डोमिनेंस बना रखा है, इसको अपोज करने के लिए बुद्धिज्म की शुरुआत हुई थी कि हम अपनी आइडियोलॉजी को एक ऐसी भाषा में शुरू करेंगे जो आम लोगों की भाषा होगी। ठीक है, उस वक्त पाली आम लोगों की भाषा थी, लोगों को समझ में आता था, तो पाली में इसको शुरू किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं जिस जिस अशुद्धियों से बच करके बुद्धिज्म की शुरुआत हुई थी, बुद्धिज्म भी उन्हीं का हिस्सा बन गया बाद में। That was also one of the reasons why the core ideology of Buddha, which started with Theravada or the Hinayan Buddhism, collapsed. ठीक है, anyways, तो आपको पता चलेगा महायान में क्या है, बुद्धा वर्शिप एज गॉड, इनकी आइडियल वर्शिप शुरू हो गई। और महायान की शुरुआत बेसिकली कनिष्क के टाइम पीरियड में होती है। कनिष्क कौन है, क्या है, सब आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। कनिष्क इज रूलर
कुषाण रूलर है, कनिष्क, इनके टाइम पीरियड में महायान की शुरुआत होती है प्रीसाइजली जब चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल होता है, वो भी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, राइट। चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे होता है सर? कुंडलवन, कहाँ पे? कश्मीर में, वहां पे महायान जन्म लेता है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से प्रिंसिपल दिखाई देगा, दैट इज सर्वस्तिवादा। सर्वस्तिवादा का मतलब होता है ऑल फिनोमिनन एग्जिस्ट पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। मतलब सर्वस्तिवादा, सारी चीजें एग्जिस्ट करती है, पास्ट हो, फ्यूचर हो, प्रेजेंट हो। ये एक फिलोसॉफिकल स्टफ है जो आपको इसमें दिखाई देता हुआ नजर आएगा, ठीक है। अब इसके आगे अगर हम चलेंगे तो कुछ पहले हम इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज देखते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आनंदा इन्हीं के ये क्लोजेस्ट डिसाइपल थे, किसके? गौतम बुद्धा के। और आनंदा के ही इंसिस्ट करने से वुमेन को एंट्री मिल गई थी, किसमें? संघा में। और सबसे पहली वुमेन कौन सी थी? फटाफट बताओ कमेंट बॉक्स में। हु वाज द फर्स्ट वुमेन हु जॉइंड द संघा? कौन थी जो नन बनती है, पहली महिला? यस, गुड शालिनी, आकांक्षा एंड एवरीवन। हाँ, दैट इज प्रजापति, महाप्रजापति गौतमी। कौन थी? महाप्रजापति गौतमी, जो कि बुद्धा की फॉस्टर मदर थी। वी हैव कवर्ड दिस स्टफ, कवर किया ना हमने। इसको याद करते चलना क्लास में, तो अच्छे से सुनते रहो, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को ध्यान में रखो, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आएंगे एंड लेट मी गिव यू इन रिटन, डेफिनेटली आएंगे। तो अपने को ये फैक्ट्स को तो एकदम मतलब वी हैव टू टेक देम वेरी सीरियसली, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। आई विल शो यू आफ्टर द एग्जाम, ठीक है। अब आपको एक दिखाई देंगे देवदत्त। कौन है ये? एक कजन थे जो बाद में बुद्धा के राइवल बन जाते हैं, राइट। इन्होंने संघा को भी लीड करने की कोशिश की थी, देवदत्त, ठीक है। कजन थे बुद्धा के जो राइवल बन जाते हैं। सबसे कमाल की पर्सनालिटी नागार्जुन, बहुत कमाल की पर्सनालिटी। एक फिलोसोफर है प्लस फाउंडर है एक नए स्कूल का, इसका नाम है सर मध्यमिका स्कूल। मध्यमिका स्कूल मतलब मिडिल पाथ, मध्यमिका स्कूल के फाउंडर भी थे, ठीक है। इन्होंने किताब लिखा, उसका नाम है क्या? मध्यमिका कारिका। इंपॉर्टेंट है, मध्यमिका कारिका। और इन्होंने ना शून्यता, वॉइड, इस फिलॉसफी को कहीं ना कहीं प्रमोट किया है। शून्यता की विचारधारा, शून्यता, दैट इज द फिलॉसफी ऑफ वॉइड। कोई बताएगा मुझे कि व्हाट इज दिस फिलॉसफी ऑफ वॉइड? शून्यता का विचारधारा क्या था? Any one of you who know the answer? बहुत ही कमाल की विचारधारा है जो गौतम बुद्धा से रिलेटेड। देखो मैं बताता हूँ, शून्यता का मतलब है वॉइड। इसका मतलब है क्या? कि नथिंग एग्जिस्ट इन दिस परमानेंट, नथिंग एग्जिस्ट एज परमानेंट। कुछ भी परमानेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। आप इस धरती पे जो भी कुछ देख रहे हो ना, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से डिपेंडेंट है, ठीक है। मतलब आप ये देखो कि ये जो क्लास है, ठीक है, ये क्लास में एज ए टीचर मैं परमानेंट इंडिपेंडेंट नहीं हूं, मैं स्टूडेंट्स पे डिपेंडेंट हूँ। The students are not independent, they are dependent on the teacher, on the class, on the platform, right? तो हर चीज एक दूसरे से डिपेंडेंट है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, राइट। यही आपकी कहीं ना कहीं शून्यता, यानी कि जो आपके कह सकते हैं कि इनकी विचारधारा, नागार्जुन साहब की विचारधारा थी, जो कि फिलोसोफर थे। इनको ना एक टाइटल दिया गया, इनको इंडियन आइंस्टीन भी कहा गया है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज द इंडियन आइंस्टीन? द आंसर इज, किसको बोला गया है सर? दिस इज दैट नागार्जुन। किसको बोला गया है? नागार्जुन को। अच्छा, अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट से मुद्रास की बात करें, राइट, कुछ इंपॉर्टेंट सी, तो आपको उसमें ना एक भूमि स्पर्श मुद्रा दिखाई देगा। देखो, भूमि स्पर्श मुद्रा, इसके नाम को तोड़ोगे तो आपको समझ में आएगा, भूमि का स्पर्श किया जा रहा है, राइट। मतलब गौतम बुद्धा जब ज्ञान की प्राप्ति कर रहे थे, जब मेडिटेशन कर रहे थे ना बोधि ट्री के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, बोध गया में, तो मारा नाम का, मारा, ठीक है, मारा कौन है? तो सर मारा इज अ लाइक, आप कह सकते हो ना, माया कह सकते हो इसको, जो चीजों को, मेडिटेशन को भंग करने की कोशिश करती है, मारा। मारा ने कहीं ना कहीं बहुत कोशिश किया था कि गौतम बुद्धा के एनलाइटनमेंट को हम तोड़ दें और उनको ज्ञान की प्राप्ति ना हो। तो उस टाइम पीरियड में गौतम बुद्धा ने अपने स्टेट ऑफ एनलाइटनमेंट को मेंटेन करते हुए भूमि को स्पर्श किया था, भूमि को अपना एविडेंस दिया था कि देखो मैं अभी भी मेडिटेशन कर रहा हूं। ही हैज गिवन हिमसेल्फ एज द एविडेंस दैट मारा ने उनको ब्रेक नहीं किया, मारा उनको डेविएट नहीं कर पाया।
तो इसलिए यहाँ पे एक मुद्रा आता है भूमि स्पर्श मुद्रा। इसमें क्या है, जो बुद्धा है उनके जो राइट हैंड है ना, ये ग्राउंड को टच करता है, इट टचेस द ग्राउंड मोमेंट ऑफ एनलाइटनमेंट, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, फिर आपको पता चलेगा सर पद्म पानी, राइट, इसको आप क्या बोलोगे, तो अवलाकोतीश्वरा कहते हैं पद्म पानी। बोधिसत्वा ऑफ कंपैशन, बोधिसत्वा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है महायान का। किसका सर, महायान का। पता है बोधिसत्वा क्या बोलता है, बोधिसत्वा कुछ ऐसे लोग, मतलब कुछ ऐसे इंसान बुद्धिज्म में जिन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली है, निर्वाण की प्राप्ति कर ली है, मतलब वो ज्ञान ले चुके हैं लेकिन फिर भी इस मतलब वो निर्वाण को नहीं एक्सेप्ट कर रहे, निर्वाण नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो बाकी लोगों को ज्ञान की प्राप्ति करा सके, बाकी लोगों को निर्वाण दिला सके, इसलिए उन्होंने अपना निर्वाण को रोक रखा है। मतलब दे आर एक्टिंग एज अ गॉड, इनकी पूजा की जाती है महायान में। ठीक है, कि बोधिसत्वा यानी कि उन्होंने अपने उस अल्टीमेट ट्रुथ को एक्सटेंड कर दिया ताकि वो बाकी लोगों को उस अल्टीमेट ट्रुथ तक पहुंचा सके। ठीक है, मतलब हेल्पिंग पीपल टू रीच टू दैट अल्टीमेट ट्रुथ, ही इज अ गॉड महायान में, राइट। तो बुद्धा और आप कह सकते हो कि जो आपके बोधिसत्वा इनकी पूजा की जाती है। और एक लास्ट है सर मैतरेय, मैतरेय इज द फ्यूचर बुद्धा, ऐसा बोला गया है भविष्य में जो बुद्धा होंगे उनको मैतरेय, राइट। सो मैतरेय इज द फ्यूचर बुद्धा। अब इन फैक्ट्स के ऊपर में ना आपकी पीसीएस में काफी क्वेश्चंस आए, बड़ा पीवाईक्यू देखना, आपको इन पे क्वेश्चंस दिखाई देंगे। कुछ हम सेंटर्स देख लेते हैं सर कि आखिरकार में जो बुद्धिज्म स्प्रेड होता है लर्निंग के ना, कुछ इंपॉर्टेंट से सेंटर्स है, हम सभी को पता है, हम सबने सुना भी होगा इसके बारे में। ठीक है, नालंदा, नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में आपने सुना होगा, कुमार गुप्त ने इसको पैट्रोनाइज किया था गुप्ता पीरियड में। विक्रमशिला बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिवर्सिटी है। धर्मपाल जो कि पाला रूलर थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। फिर आपको वल्लभी दिखाई देगा, वल्लभी एक ऐसा एरिया था जो हीनयान के लिए जाना जाता था, राइट। हीनयान की आइडियोलॉजी क्या है, तो मैं आपको पहले बता दूं कि जो हमने महायान पढ़ाना वैसे ही आपका हीनयान भी है। क्या है हीनयान, हीनयान ये कहता है कि बुद्धा वॉज एन ऑर्डिनरी मैन, बुद्धा एक आम इंसान थे। ठीक है, बुद्धा का आइडियल वर्शिप, बुद्धा की मूर्ति पूजन नहीं होनी चाहिए, और बुद्धा की जितनी भी किताब है उनको पाली लैंग्वेज में लिखना चाहिए। हीनयान को हम लेसर व्हीकल भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, लेसर व्हीकल भी कहते हैं, और महायान को हम द ग्रेटर व्हीकल भी कहते हैं। ठीक है, तो पाली जो आपका हीनयान है ना कहीं बुद्धा के ओरिजिनल टीचिंग को इंसिस्ट करता है, बुद्धा के टाइम पे जो उनका ओरिजिनल टीचिंग था उसको इंसिस्ट करता है। तो हीनयान का जो एजुकेशन सेंटर था वो था वल्लभी, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, और फिर आपको दिखाई देगा ओदंतीपुरी, जिसको गोपाल जो कि पाला रूलर उन्होंने एस्टेब्लिश किया। सो ओदंतीपुर, विक्रमशिला, इन दोनों को पाला रूलर्स एस्टेब्लिश करते हैं, यानी कि पाला रूलर्स का इंक्लिनेशन बुद्धिज्म के तरफ में अच्छा खासा था। आपका मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, जस्ट गिविंग अ होमवर्क। ठीक है, आप सभी या फिर मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताएंगे, राइट, कि नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, ओदंतीपुर ये यूनिवर्सिटीज किन स्टेट्स में लाई करती है। इफ यू नो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, या फिर आप लोग इसको कल देख करके आएंगे, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि नालंदा कहाँ पे कौन से स्टेट में, विक्रमशिला कौन से स्टेट में, उदंतीपुर किस स्टेट में, या फिर आपका वल्लभी कौन से स्टेट में। आप पता लगा वल्लभी कहाँ पे, गुजरात में कहाँ है। अब कुछ बहुत बेसिक से फैक्ट्स हैं, देखो स्तूपा, विहार और चैत्य, इसको अच्छे से समझो। देखो स्तूपा मतलब क्या है, स्तूपा बुद्धिज्म में कहीं ना कहीं डेथ को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, डेथ को, राइट, मृत्यु को रिप्रेजेंट करता है स्तूपा। और स्तूपा में ना कुछ डेथ रिलिक्स को रखा जाता था, बुद्धा के कुछ ऐसी चीजों को रखा जाता था जिसकी लोग पूजा कर सके, जैसे बुद्धा का कोई सामान हो गया, राइट, कुछ भी ऐसा जिसको आप रिलिक्स के रूप में रख सकते हो आफ्टर ही डाइज। तो कहीं ना कहीं स्तूपा डेथ को रिप्रेजेंट करता है। स्तूपा के बहुत सारे टाइप्स है, जैसे आपको शारीरिक दिखाई देगा, इसमें बॉडी रिलिक्स रखा गया है बुद्धा का, मतलब बुद्धा का या फिर बुद्धा के ऐसे जो भी मॉन्क्स है जिनका डेथ हो जाता है। फिर आपको दिखाई देगा परिभोगिक, इसमें आर्टिकल्स यूज बाय बुद्धा, ऐसी चीजें जो बुद्धा इस्तेमाल करते हैं। उद्देशिका मतलब सिंबल्स ऑफ इवेंट, ऐसा आपका क्या बोलते हैं स्तूपा जहां पे अलग अलग इवेंट्स के सिंबल बने हुए हैं, या फिर आप कह सकते हो उसको पूजा वर्धक, पूजा वर्धक मतलब वर्शिप करने वाला स्तूपा। तो ये सभी स्तूपा के टाइप है, बस थोड़ा सा इनको अच्छे से देखना। ठीक है, आपको इसमें कुछ भी नहीं है। उद्देश्य का उद्देश्य से समझ में आ जाता है कि इवेंट्स की बात की जा रही है, उनके इवेंट्स से आपको क्या उद्देश्य समझ में आता है। शारीरिक, शारीरिक से आपको बॉडली रिलैक्स पता चल जाएगा, हिट कर लोगे, राइट। पूजा वर्था, पूजा, पूजा करना मतलब वर्शिप करना, नाम से ये पकड़ लोगे। ठीक है, फिर परिभोजक, परिभोजक मतलब वो कौन से आर्टिकल्स का भोज यूज कर रहे हैं, राइट। तो आप वर्ड से पकड़ सकते हो, और एक दो बार आप रीड करोगे तो आपको आंसर दिख जाएगा। यस, आई कैन सी सुमन हैज गिवन द राइट आंसर। कौन सा ऐसा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन किस स्टेट से बिलोंग करता है, वेरी गुड। बाकी लोगों का क्या सीन है, ठीक है, मतलब देखना है सबको ना, वी हैव टू सी दिस, इट्स ए होमवर्क। अब देखो
सांची का स्तूपा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, याद रखना। सांची में एक बहुत पुराना स्तूपा है, मैं आपको प्रिसाइजली बताऊं तो ये स्तूपा बनाया गया था सर 3rd सेंचुरी बीसी में। और सबसे कमाल की बात सर, इस स्तूपा को बनाया था अशोका ने, इतना पुराना स्तूपा है। लेकिन कमाल की बात क्या है कि सांची कभी बुद्धा गए नहीं है। सो सांची स्तूपा इज नॉट रिलेटेड टू द लाइफ इवेंट्स ऑफ बुद्धा, लाइफ इवेंट्स ऑफ बुद्धा। बुद्धा के लाइफ इवेंट से रिलेटेड आपको सांची का स्तूपा देखने को मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा सर देखने को सांची स्तूपा बुद्धा के लाइफ इवेंट से रिलेटेड? इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि सांची का जो स्तूपा है वो एक्चुअली में अशोका ने बनाया था और वहां पे कभी बुद्धा गए ही नहीं है, बट अशोका ने उस स्तूपा को बना दिया, मतलब इट इज नॉट रिलेटेड टू द लाइफ इवेंट्स ऑफ बुद्धा। फिर आपको दिखाई देगा बोध गया का स्तूपा, ऑब्वियस सी बात है सर ये बुद्धा के लाइफ इवेंट से रिलेटेड है। इनफैक्ट बुद्धा के लाइफ इवेंट का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, बुद्धा को यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति, इनलाइटनमेंट मिला था। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। फिर चैत्य, अब मैं आपको बैच के स्टार्टिंग में ही बता चुका था चैत्य एंड विहारा में क्या डिफरेंस है। चैत्य जहां पे मेडिटेशन किया जाता है, पूजा किया जाता है, विहारा जहां पे मॉन्क्स रहते हैं। सो चैत्य ऑलरेडी ओरिजिनली अ फ्यूनरल माउंट था जहां पे मेडिटेशन या पूजा कर रहे हैं, और विहारा मतलब एक ऐसी जगह जहां पे वो रेसिडेंस, जहां पे वो रह रहे हैं, राइट। तो आप देखो ना, चेतन विहार, चाणक्य विहार, ऐसे बहुत सारे शब्द, अब बहुत सारे आपको लोकल एरियाज का नाम में विहार शब्द दिखाई देगा, जो कहीं ना कहीं रेसिडेंस के लिए सिंबलाइज किया जाता है बुद्धिज्म में। तो उसका ओरिजिनेशन भी आपको यहां से दिखाई देगा। मिसलेनियस में अगर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट से शब्द बता दूं तो आपको इन वर्ड्स को ध्यान में रखना है कि गौतम बुद्धा को बोला जाता है लाइट ऑफ एशिया। क्या बोला जाता है? गौतम बुद्धा को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि एशिया में उन्होंने लाइट दिया है क्या? नहीं, गौतम बुद्धा को लाइट ऑफ एशिया इसलिए कहते हैं क्योंकि गौतम बुद्धा की विचारधारा कहीं ना कहीं पूरे एशिया को इंपैक्ट करती है। आज के टाइम पर आप देखो बुद्धिज्म इंडिया में ही नहीं है, इंडिया में बहुत कम है, बाकी बुद्धिज्म साउथ ईस्ट एशियन कॉन्टिनेंट से बहुत ज्यादा है। आप चले जाओ चाइना, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, राइट, आप देखो इन एरियाज में जितने साउथ ईस्ट एशियन कॉन्टिनेंट्स हैं या कंट्रीज है, साउथ एशियन कंट्रीज है, उनमें आपको बुद्धिज्म ग्रो करता हुआ या फिर वहां पे एक डोमिनेंट रिलीजन के रूप में दिखाई देगा। लेकिन क्वेश्चन आता है सर इंडिया से ही क्यों चला गया बुद्धिज्म? क्यों इंडिया में ही डिक्लाइन हुआ जहां पे बुद्धिज्म का जन्म हुआ था? वेयर बुद्धिज्म वाज बोर्न, व्हाई बुद्धिज्म लेफ्ट इंडिया? बहुत सारे रीजंस है। अगर मैं आपको कुछ सटीक से रीजंस बताऊं तो बुद्धिज्म की एक विचारधारा थी कि आप अपने पास एक्सट्रीम वेल्थ मत रखिए, राइट। आपके पास में अपने नेसेसिटी के बराबर ही वेल्थ रखो और बाकी को क्या कर दो, किसी को दान में दे दो, राइट, किसी को गिफ्ट कर दो, दान में दे दो, राइट, गिव समबडी एज गिफ्ट। लेकिन हुआ इसका उल्टा, बुद्धिज्म को इतना पेट्रोनेज मिला, इतना पेट्रोनेज मिला, मतलब इतने राजा महाराजा ने बुद्धिज्म को सपोर्ट किया है, स्पेशली एंशियंट इंडिया में आपको पता चलेगा उनके लिए बड़े बड़े स्तूपा बना दिए गए, काफी पैसा, काफी धन, महायान का जन्म हुआ जब तो काफी पैसा, काफी धन दिया गया बुद्धिज्म को। इसके कारण क्या हुआ कि जो बुद्धिस्ट के जो भी आप कह सकते हो जो स्तूपास थे या बुद्धिस्ट के जो इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे ना, ये कहीं ना कहीं एक अट्रैक्टिव पॉइंट्स बन गए, अट्रैक्टिव पॉइंट्स फॉर फॉरेन इन्वेडर्स। इसको अच्छे से समझना, जो फॉरेन इन्वेडर्स, जो भारत में आक्रमण करने वाले लोग, फॉरेन इन्वेडर्स जो इंडिया में आ रहे थे, उनको इंडिया से धन और ऐश्वर्य चाहिए था। तो उनको ये पता था कि यार जो बुद्धिस्ट सेंटर्स है ना, जो बुद्धा के स्तूपास और बाकी जगह, यहाँ पे राजाओं ने काफी पैट्रोनेज दिया, इनके पास काफी पैसा है, तो कहीं ना कहीं हम अगर बुद्धिस्ट सेंटर्स को, स्तूपास को, इन जगहों को लूटेंगे तो हमें बहुत ज्यादा धन मिलेगा। तो कहीं ना कहीं एक अट्रैक्टिव पॉइंट बन गया ऐसे फॉरेन इन्वेडर्स के लिए। तो बुद्धिज्म में जो भी बुद्धा के फॉलोअर्स थे या फिर जो भी मॉन्क्स थे, नन्स थे, उन्होंने समझ में आ गया कि यार ऐसे सेंसिटिव एरिया में तो लाइफ इज वेरी टफ, कहीं ना कहीं वो इंडिया छोड़कर कैसे साउथ एशियन कॉन्टिनेंट में स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिए, एंड मेनी मोर थिंग्स, राइट। बहुत सारे फैक्टर्स है, इसलिए आपको दिखाई देगा कि बुद्धिज्म का जो डिक्लाइन हुआ है वो भी कहीं ना कहीं बुद्धिज्म की जो बुद्धा की ओरिजिनल विचारधारा थी उससे डेविएट होने के कारण ही हुआ है। अगर बुद्धा की ओरिजिनल विचारधारा को लोग अगर फुल फ्लेजेड फॉलो करते तो इसमें कोई शक नहीं है कहने में कि आज हमारे इंडिया में मेजॉरिटी रिलीजन बुद्धिज्म होता और आज इंडिया की आबादी मतलब 50% से ज्यादा बुद्धिज्म की होती, बुद्धिस्ट होती, ठीक है। एनीवेज, एक किताब है सर लाइट ऑफ एशिया, इसको लिखा है एडविन आर्नोल्ड ने। तो इन किताब का नाम याद रखना, किसने लिखा, राइटर कौन है। महापरिनिर्वाण का एक मंदिर है, आप सभी को पता है सर, महापरिनिर्वाण यानी कि बुद्धा ने अपने शरीर का त्याग कहां पे किया था? कुशीनगर में किया था। कुशीनगर इज इन यूपी। तो महापरिनिर्वाण का जो मंदिर है आपको कुशीनगर में दिखाई देगा। वहां पे आपको रिक्लाइनिंग बुद्धा का स्टैचू दिखाई देगा। रिक्लाइनिंग मतलब ऐसे लेटे हुए बुद्धा, रिक्लाइन के हुए, लेटे हुए बुद्धा का स्टैचू, बहुत इंटरेस्टिंग है। इंडिया में आपको बस कहां पे? कुशीनगर में दिखाई देगा। 1876 में इसको बनाया गया था। सो दिस इज दैट महापरिनिर्वाण का टेम्पल, ठीक है। अब हम कुछ सिंबल्स की बात कर ले, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि बुद्धिज्म में सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ जो इंपॉर्टेंट की इवेंट्स है फॉर एग्जांपल उनके कुछ सिंबल्स है। फॉर एग्जांपल जैसे गौतम बुद्धा का जन्म होता है तो इसको हम लोटस से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करेंगे? लोटस एंड बुल। अगर हम ग्रेट डिपार्चर की बात करें इसको महाविनिष्क्रमणा कहते हैं, राइट। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? हॉर्स से। मैंने आपको थोड़ी देर पहले लिख के भी दिखाया था, राइट। फिर मैंने आपको दिखाया सर इनलाइटनमेंट, निर्वाण की प्राप्ति पीपल के पेड़ के पास हुआ, इसको हम बोधि ट्री से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे सर? वी रिप्रेजेंटेड विद बोधि ट्री। ये कहीं ना कहीं आपको इनलाइटनमेंट यानी कि आपके क्या निर्वाण को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहला ज्ञान, फर्स्ट सेरेमन, इसको हम क्या बोलते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। इसको व्हील से रिप्रेजेंट करते हैं, व्हील याद रखना, ठीक है। बहुत सारे ऐसे व्हील है, उस व्हील से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। किसको? धर्म चक्र परिवर्तन। और डेथ मतलब परिनिर्वाण, और इसको हम स्तूपा से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने आपको भी बताया स्तूपा रिप्रेजेंट्स डेथ इन बुद्धिज्म, और स्तूपा इज समथिंग दैट कंटेन्स ऑफ relics of Buddha, right? It represents death in Buddhism. So these are certain important facts that we have already covered with important symbols and everything. I think ये आप सभी को याद हो गया होगा. I think this must be clear to each and every one of you. ठीक है? So this is about the symbols of Buddhism. अगर हम आगे चले तो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप सभी को याद करना है, जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे, वो है सर बुद्धिज्म के काउंसिल, बुद्धिस्ट काउंसिल। सुगम इज सेइंग सर हीनयान एंड महायान। हीनयान महायान, सुगम मैंने आपको ना बेसिक हीनयान महायान बताया, बाकी अभी मैं थोड़ी देर में उसको भी एक्सप्लेन करूंगा, उसका भी टेबल है, डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है। देखो सबसे पहले तो इस चीज को याद रख लो कि यार आपके पीसीएस एग्जाम में बुद्धिस्ट काउंसिल से क्वेश्चन लगता है। आपके पीसीएस मतलब आपका जो कमीशन है ना स्टेट का, उसका एक अलग ही प्यार मोहब्बत इस टॉपिक से, बुद्धिस्ट के काउंसिल से। और वो इस पे इतने फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछते हैं ना कि अगर आप ठीक से देख करके नहीं जाओगे तो ट्रस्ट में गलत करके आओगे। और एक ऐसा एरिया है जहां पे हर दूसरे साल एक क्वेश्चन आपको बुद्धिज्म के उनके काउंसिल से उनको पूछना ही है, वो पूछते ही है। आप सभी ने पीवाईक्यू देखा होगा, ठीक है। आप ये ईयर याद ना करो चल जाएगा, ये ईयर से क्वेश्चन नहीं आता, बट क्वेश्चन क्या आता है? पहला जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, ये सबसे पहला क्वेश्चन आता है किस जगह पे हुआ था। दूसरा, इसको पेट्रोनेज किसने किया, दिस इज नंबर 2। अगर मैं प्रायोरिटी लिस्ट सेट करूं तो ये आपका प्रायोरिटी लिस्ट 1 है, किस जगह पे हुआ। आपके एग्जामिनर का प्रायोरिटी लिस्ट 2 है कि सर उसको किसने पेट्रोनेज दिया। और प्रायोरिटी लिस्ट 3 जो कि अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि सर उसको प्रिसाइड कौन कर रहा था। मतलब जो काउंसिल हो रहा है उसमें राजा तो आकर के पैसा देते रहे कि चलो आप काउंसिल करो, आपको कोई संबंधी कोई साथी कुछ भी चाहिए, आप कोई किसी प्रकार की आवश्यकता आप मुझे बताइए, मैं आपको पेट्रोनेज दूंगा। लेकिन उस टाइम पीरियड में बुद्धिज्म का सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है जो उस काउंसिल को प्रिसाइड करेगा, इसके ऊपर में अब क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए, क्योंकि बच्चों को जो प्रेसिडेंट है इनका नाम याद नहीं होता। तो आपको इस पे ज्यादा फोकस करना, भले प्रायोरिटी नंबर 3 है बट वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको पता चलेगा कि सर जो सबसे पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ है इसके प्रेसिडेंट का नाम था महाकश्यपा। क्या नाम था उनके प्रेसिडेंट का? द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट वाज महाकश्यपा। नेक्स्ट आपको दिखाई देगा सर जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, ठीक है, ये कहां हुआ है? वैशाली में हुआ है। काला शोका इसके पेट्रोनेज दे रहे थे और इसके प्रिसाइडिंग थे, प्रेसिडेंट थे आपके सबाकामी, ठीक है। कौन थे? सबाकामी। थर्ड जो हुआ है सबसे इंटरेस्टिंग है क्योंकि अशोक के टाइम पीरियड में हुआ है। अशोक हैज एक्सपोनेंशियली लेड टू द ग्रोथ ऑफ बुद्धिज्म नॉट जस्ट इन इंडिया बट आल्सो इन द साउथ इंडिया, और यू कैन से नॉट द साउथ इंडिया, साउथ एशियन कॉन्टिनेंट्स, राइट। लाइक आप देखो उन्होंने अपनी पुत्री को, राइट, अपनी डॉटर को कहां पे? श्रीलंका भी भेजा हुआ है, सो दैट द बुद्धिज्म कैन बी स्प्रेड इन श्रीलंका वाला पार्ट एज वेल। तो ये पाटलिपुत्र में इन्होंने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल किया था जो कि उस वक्त कैपिटल था पाटलिपुत्र। और मोगलीपुत्तिश बहुत ही इंपॉर्टेंट सी पर्सनालिटी है जो कि तीसरे बुद्धिस्ट काउंसिल के प्रेसिडेंट के रूप में आपको दिखाई देंगे। जो चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ है ये कुंडल 1 में हुआ है, जो मैं आपको बता चुका हूं। कुंडल 1 कहां पे? ये दिस इज इन कश्मीर, ठीक है। और इसको प्रिसाइड किया है सर वाशुमित्र, जो कि अश्वघोष, वाशुमित्र एंड अश्वघोष जो कि वाइस प्रेसिडेंट थे, और इसमें कनिष्क, राइट, आपको एज ए रूलर दिखाई देंगे। तो ये चारों के चारों बुद्धिस्ट काउंसिल के जगह, उनके प्रेसिडेंट का नाम और उनके रूलर्स, ये फैक्ट्स आपको याद रखने। कितने पॉइंट्स हैं? 1 2 3 एंड 3 4 जा 12, ये 12 पॉइंट्स आपको याद रखना है। एटलीस्ट इतना तो आपको याद करके जाना है अगर सही मायने में आपको यहां से आते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? फटाफट बताओ क्या ये सबको क्लियर है? इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? दिस इज लाइक हाईली यील्डिंग टेबल। मैं यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का टेबल डाल देता हूँ, यहां से क्वेश्चन आते हैं, राइट, यू मस्ट हैव सीन। चलिए अपन आगे, शैल वी गो हेड? चलो अब आगे अगर आप चलोगे, आ गया महायान एंड हीनयान जो आप पूछ रहे थे, राइट। सुगम कि सर महायान हीनयान थोड़ा और समझाते। अब देख लो, महायान हीनयान का मैंने आपको बेसिक्स बता दिया था,
तब एक बार महायान हीनयान को थोड़े अच्छे से देख लेते हैं, महायान और हीनयान में क्या डिफरेंसेस है, कैसा है। सबसे पहले आपको दिखाई देगा सर महायान, इसका लिटरल मीनिंग होता है ग्रेट व्हीकल। क्या मतलब होता है इसका? द लिटरल मीनिंग ऑफ महायान इज ग्रेट व्हीकल। क्या मतलब है? ग्रेट व्हीकल। दूसरा इंपॉर्टेंट, बुद्धा को महायान में भगवान का दर्जा दिया गया। मैंने आपको बताया था ना कि इसको कैसे याद करोगे, महायान यानी कि हमने इसमें बुद्धा को महान बनाया है, महान यानी कि हमने बुद्धा को गॉड का स्टेटस दे दिया, ऐसे याद कर सकते हो। इट इज गुड टू रिलेट, ठीक है। तो गॉड का स्टेटस दिया हुआ है। इट बिलीव्स इन सोल एंड रीबर्थ, सोल में, आत्मा में, रीबर्थ में बिलीव करते हैं, ठीक है। इट एम्फेसिस ऑन द फिलैंथ्रोपी एंड सर्विस, राइट। ऑब्वियस सी बात है सर, सर्विस करना, लोगों की मदद करना, इस पे इनका एम्फेसिस होता है। इट्स ऑब्जेक्टिव इज द वेलफेयर ऑफ ऑल मैनकाइंड, सबका वेलफेयर होना चाहिए। द प्रिंसिपल आर सिंपल एंड एक्सेसिबल एंड दिस इंपॉर्टेंट इज गिवन टू द कॉमन डिवोटीज अलोंग विद द मॉन्क। चलो ये सब बात तो सही है कि सिंपल होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए। एक इंटरेस्टिंग सी पॉइंट जो इसमें मिसिंग आउट है, जो आपको पहले बताता हूँ, कि महायान की मेजॉरिटी ऑफ बुक्स को संस्कृत में लिखा गया। इन विच लैंग्वेज majority of books in Mahayana are written? So sir, they are written in the Sanskrit language. They are actually written in the Sanskrit language. That is again very important, जो हमें अच्छे से देखना चाहिए, ठीक है। फिर हम चलेंगे हीनयान पे। किस पे जाएंगे हम? हीनयान। हीनयान का एक्चुअली मतलब होता है द लेसर व्हीकल। हीनयान का मतलब क्या होता है? द मीनिंग ऑफ हीनयान इज द लेसर व्हीकल। हीनयान में महात्मा बुद्ध जो है, ही इज द ग्रेट मैन, he is a great man, he is not god। इस पे ध्यान रखना, he is a great man but he is not god। क्योंकि हीनयान कहीं ना कहीं one of the oldest philosophy है, one of the oldest philosophy है, राइट। और ये बुद्धा से रिलेट करती है, बुद्धा से रिलेट करती हुई one of the oldest philosophy आप इसको कह सकते हो, ठीक है। तो आपको इसमें क्या दिखाई देगा? महात्मा बुद्ध को ग्रेट मैन की तरह ट्रीट किया गया। दूसरा, this is individual religion, according to this every person should get salvation through his own efforts। मतलब हर इंसान खुद से मेहनत करके salvation की प्राप्ति कर सकता है, निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है। आपको ऐसा नहीं है कि कोई धर्म की तरह, मतलब एक भगवान की तरह आपको उनके ही नक्श कदम पे चलना, इतना स्पेस दिया गया हीनयान में, बिकॉज हीनयान कंसिडर बुद्धा हिमसेल्फ एज द मैन, ही डजंट कंसिडर बुद्धा एज द गॉड। नेक्स्ट, कि इट डज नॉट बिलीव इन द आइडल वर्शिप। मैं आपको पहले बता चुका हूं सर, मूर्ति पूजन पे बिलीव नहीं करते, डिवोशन पे बिलीव नहीं करते। मतलब इनका सीधा सा बात यह है कि यार अगर आप उस अल्टीमाइटी को, उस ट्रुथ को जानना चाहते हो तो आप खुद से जान सकते हो, आपको किसी की मूर्ति पूजन करने की आवश्यकता नहीं, विच इज द रॉ थिंकिंग, जो बुद्धा की ओरिजिनल थिंकिंग थी, ठीक है। इट्स वे ऑफ वर्शिप इज स्ट्रिक्ट एंड इट फॉलोज द मॉन्क लाइफ। इट्स एम इज टू अटेन अरहत, अरहत अटेन करना, मतलब हर चीज से परे वो ज्ञान अटेन करना, ये इसका मेन पर्पस है। इट्स मेजर सेक्ट आर, अच्छा इसके भी कुछ अलग अलग सेक्ट्स है, इसका नाम याद रखना, एक है सर वैभाषिका और एक है सर स्वतंत्रिका। ये यूपीएससी ने पूछा था, वैभाषिका और स्वतंत्रिका के ऊपर में क्वेश्चन। तो अगर कहीं स्टेट पीसीएस इस बार रिपीट कर दे तो आप इस पे कंफ्यूज नहीं होना। फटाफट बताओ, इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? सबको यहां तक क्लियर चले अपन आगे? ठीक है, मतलब वही बात है ना, अरहत का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिसने सुप्रीम नॉलेज को अटेन कर लिया है, सुप्रीम नॉलेज को अटेन कर लिया, उसको हम अरहत कहते हैं। दिस शुड बी वेरी क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। चलो, आई कैन सी द कमेंट्स, इट्स क्लियर। आगे अगर हम चलेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट से बुद्धिस्ट टेक्स्ट है और उनके कुछ इंपॉर्टेंट से ऑथर्स है। हमें ऑथर्स का नाम ध्यान में रखना है, प्योर फैक्चुअल है, बट इसमें से कुछ नाम आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया। फॉर एग्जांपल मध्यमिका कारिका नागार्जुन के द्वारा लिखी गई किताब है, मध्यमिका फिलोसफी या फिर शून्यवाद की विचारधारा को ये प्रमोट करते हुए नजर आते हैं। मिलिंद पन्हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी किताब है, नागसेना इसके ऑथर है, ठीक है। मतलब मिलिंद पन्हो जो था वो एक किंग मिलिंदा थे, राइट। इसको मीनांदर भी कहते हैं, मीनांदर या फिर मिलिंदा, दोनों इनका नाम है, किंग मिलिंदा और आपके नागसेना, राइट। इनके बीच में ना एक डिस्कशन हुआ। किंग मिलिंदा जो थे उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे नागसेना से, जो कि एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे। क्या थे ये? बुद्धिस्ट मॉन्क थे। तो बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेना ने मिलिंदा के सवालों का बहुत ही सटीक तरीके से, बहुत ही आराम से बुद्धिज्म की फिलोसफी के अकॉर्डिंगली जवाब दिया, और उससे वो इतना इंस्पायर हो गया। कौन इंस्पायर हो गया सर? मिलिंदा इतना ज्यादा इंस्पायर हो गया कि उसने फिर बाद में बुद्धिज्म अडॉप्ट कर लिया। तो ये जो सवाल जवाब है ना मिलिंदा और नागसेना, इसी को मिलिंद पन्हो नाम की किताब में कंटेन किया गया और इसको नागसेना ने ही लिखा था, ठीक है। फिर आपको बुद्ध चरिता, बुद्ध के लाइफ इवेंट के बारे में बुद्ध चरिता हो गया। फिर
आपको सौंदर्यानंद हो गया, फिर सारिपुत्र प्रखन्न हो गया, ये सब की सब किताबों को अश्वघोष ने लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा यहाँ बुद्ध चरिता और यहाँ पे एक राइटर का नाम है बुद्धा घोष, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। बुद्धा घोष ने जो किताब लिखा है उसका नाम क्या है? उसका नाम है विष्णु दिमग्गा, विष्णु दिमग्गा। ठीक है, बुद्धा घोष ने लिखा है। और अभिधम्म कोश, अभिधम्म कोश किसने लिखा है? वासुबंधु ने लिखा है। तो आपको भी बहुत पहली बार में आपको लग रहा होगा सर ये इतने फैक्चुअल नेम्स है और इतने ऑथर है। पता है बुद्धिज्म में ना इससे डबल ट्रिपल बुक्स और उनके ऑथर्स है, बट आपका एग्जाम का थीम इन्हीं बुक्स और इन्हीं ऑथर पे आता है। हर बार आपका एग्जामिनर इसी के अराउंड घूमता है, क्योंकि एनसीईआरटी में भी इन्हीं का जिक्र किया हुआ है। ठीक है, तो आप इनको ना ठीक से एटलीस्ट देख करके जाना, बहुत मेहनत वाला काम नहीं, 4 बार देखोगे ध्यान में आ जाएगा। नागार्जुन जिसने मध्यमिका मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, वैसे मिलते जुलते ये लोग भी है, ठीक से 2-3 बार देख लो, क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चले, तो अब हम यहां से कुछ क्वेश्चन करेंगे। अभी तक हमने जो भी कुछ पढ़ा वो एक तरफ, अब मैं आपसे कॉन्टिन्यूस बेसिस पर, रेगुलर बेसिस पे लगभग 10-15 क्वेश्चन पूछूंगा, और मैं चाहता हूं कि लाइव क्लास में जितने भी एस्पिरेंट है, आपको सही आता है आंसर, आपको गलत आता है आंसर, आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करना है मेरे सामने, और कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है मुझे। ठीक है, क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर आप यहाँ पे गलती कर लोगे तो हो सकता है उस गलती को मैं इंप्रूव कर दूं तो एग्जामिनेशन हॉल में सही करके आओगे, लेकिन अगर यहाँ पे अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा किसको समझ में आया, किसको समझ में नहीं आया, कौन कितना गलत कर रहा है, तो वो गलती एग्जामिनेशन हॉल में भी लेकर के जाओगे। So just feel free to commit errors or mistake in the class, but that should not be, that even must not be repeated in examination hall. Shall we start? करें अपन शुरू क्वेश्चन आंसर? Shall we start? बताओ फटाफट, शुरू करें? चलो, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। फटाफट फटाफट बताएंगे इसका आंसर क्या है। रीड द क्वेश्चन, लेट मी नो द आंसर। और मैं 30 सेकंड से ज्यादा नहीं दूंगा। आकांक्षा इज गिवन द आंसर, सुगम, मिश्रा, आकांक्षा, शालिनी, बाकी लोग कहां गए? व्हाट अबाउट अदर पर्सन? देखो, महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण का मतलब क्या होता है? बुद्धा जो अपने घर से निकलते हैं ना, देखो मैं आपको पहले दिखा दूं, महाभिनिष्क्रमण कहां पढ़ा था? आप जो डेथ बोल रहे हो ना, दैट वाज द महापरिनिर्वाण, यही मैंने आपको पहले बताया था कि आप लोग इसी में गलती करोगे, और आपने कर भी दिया। देखो, रेनंसिएशन, घर को छोड़ना, महाभिनिष्क्रमण हमने यही पे पढ़ा था, अभी पढ़ाया, और सेम क्वेश्चन आपके यूपी में पूछा हुआ है, यूपी और बिहार पीसीएस में सिमिलर पैटर्न पे क्वेश्चन आया और अभी गलती कर दी। यही होता है एग्जाम में, पढ़ करके जाते और गलत करके आते। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अब गलती नहीं कोई करेगा। ठीक है, घर को छोड़ना, गृह त्याग, दैट इज कॉल्ड दी महाभिनिष्क्रमण। क्या बोलेंगे? महाभिनिष्क्रमण। और जो लोग बोल रहे थे डेथ, डेथ था सर महापरिनिर्वाण। क्या था वो? दैट वाज महापरिनिर्वाण। मैं आपको बता रहा हूं, ये जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं, जैसे हाईली यील्डिंग कंटेंट, आपका पूरा का पूरा कंसाइज स्क्रिप्ट है ये। अब इससे रिलेटेड गलती करोगे तो फिर कहीं के नहीं रहोगे, फिर वो क्राइम है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो डेथ का इवेंट है इसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण। ये था महापरिनिर्वाण, निर्वाण से भी ऊपर महापरिनिर्वाण, व्हेन यू लीव द बॉडी, दैट इज द महापरिनिर्वाण। ठीक है, अब मैं हर क्वेश्चन के लिए आंसर पे नहीं आऊंगा वापस, बट हाँ मैं चाहता हूं कि एटलीस्ट अच्छे से आंसर करो, डोंट कमिट एरर्स। चलो कोई नहीं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, ये मैं आपको बताता हूँ, लेट मी गिव यू द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। एक्चुअली मैं इसको आप वैल्यू एडिशन करके अपने नोट्स में ऐड कर लेना। ठीक है, देखो, which of the following inscription of Ashoka confirms that tradition that Gautam Buddha was born in Lumbini? ठीक है, गौतम बुद्धा का जन्म लुम्बिनी में ही हुआ था। इससे रिलेटेड क्या अशोका ने कोई इंस्क्रिप्शन दिए हैं? और दिए हैं तो उसका नाम क्या है? तो इस चीज को याद रखना, अशोका बेसिकली जब बुद्धिज्म से इंस्पायर्ड हुआ था तो वो लुम्बिनी जाता है, जहां पे गौतम बुद्धा का जन्म हुआ था, उस एरिया को विजिट करता है, गो एंड ही वॉचेस दैट पर्टिकुलर एरिया। और लुम्बिनी जाकर के वहां पे एक अपना इंस्क्रिप्शन दिया, अपना कुछ अभिलेख लिखवाया लुम्बिनी में, गौतम बुद्धा का जन्म स्थल पे क्या क्या है, और उसमें ये भी लिखवाया कि यहाँ पे मतलब अशोका आया था। ठीक है, तो वो जो लुम्बिनी में उसने अपना इंस्क्रिप्शन, अपना कुछ अभिलेख लिखवाया ना, जहाँ पे गौतम बुद्धा का जन्म हुआ था, उस इंस्क्रिप्शन का नाम है सर रुमंदई पिलर इंस्क्रिप्शन। क्या नाम है उसका? रुमंदई पिलर इंस्क्रिप्शन। इसको ध्यान रखेंगे, रुमंदई पिलर इंस्क्रिप्शन मतलब एक ऐसा इंस्क्रिप्शन जो कौन? अशोका बुद्धा के जन्मस्थल पर लिखवाता है। देखो यहाँ पे शालिनी और मिश्रा ने दोनों ने सही आंसर किया है, वेरी गुड, नाइस, ग्रेट, रुमंदई पिलर इंस्क्रिप्शन। आगे आ जाओ, चलो इसका आंसर बताओ। द रूलर ऑफ Suvarnabhumi, who founded a Buddhist monastery at Nalanda and requested Devpala through his ambassador to grant 5 villages
फॉर इट्स माउंटेन वॉज, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया आज मोनेस्ट्री के लेकर के। तो इसका आंसर है सर आपका बालपुत्र देव। बालपुत्र जो देव थे ये कहीं ना कहीं सुवर्ण भूमि के रूलर थे। इन्होंने बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री नालंदा को बनाया था और इन्होंने रिक्वेस्ट किया था देवपाल को कि अपने एम्बेसडर को बोलो कि एटलीस्ट 5 विलेज तो दे दे नालंदा को मेंटेन करने के लिए, मतलब 5 विलेज से जो रेवेन्यू आएगा उस रेवेन्यू के बेसिस पे हम नालंदा को मेंटेन करेंगे। ठीक है, चलो अब ये बताओ, देखो ये यूपीपीसीएस ने पूछा भी है, where did बुद्धा reside during his last rainy season? पढ़ाया था मैंने अभी, बताओ फटाफट, बुद्धा कहाँ पे रहते हैं? अपने लास्ट रेनी सीजन को बुद्धा ने कहाँ पे बिताया था? Where did he बुद्धा resided his last rainy season? चलो, सुमन has given the answer, सुगम has given the answer, what about others? बाकी लोग सोचें कि गलत आंसर देने से अच्छा है सर आंसर ही ना दूं मैं, फालतू में कौन बेइज्जती कराएगा अपनी, बताओ। आई वॉन्ट पार्टिसिपेशन, ऐसे नहीं चलेगा। इफ यू डू नॉट नो द आंसर ऑल्सो लेट मी नो, सर याद नहीं आ रहा, बट यू शुड नो द आंसर। ओके, मिश्रा हैज गिवन द आंसर, आकांक्षा हैज आल्सो गिवन द आंसर, बट एनीवेज लेट मी टेल यू, बुद्धा ने अपना लास्ट रेनी सीजन को स्पेंड किया था वैशाली में। मैंने आपको पढ़ाया आज के बैच में, ठीक है, आज के बैच में पढ़ाया था। लास्ट रेनी सीजन को स्पेंड किया था वैशाली में, और बुद्धा का डेथ जो हुआ है कहाँ पे हुआ? कुशीनगर में। कुशीनगर में बुद्धा का डेथ है, इसी को बोलते हैं सर महापरिनिर्वाण। यहाँ पे टेम्पल है, ठीक है, और उसमें आपको रिक्लाइनिंग बुद्धा दिखाई देंगे। रिक्लाइनिंग बुद्धा मतलब बुद्धा का ऐसा लेटा हुआ स्टेच्यू, रिक्लाइनिंग बुद्धा, क्योंकि बुद्धा वहां पे ऑब्वियस सी बात है सर, ही डाइज, सो ही वाज इन दैट पोस्चर, तो वो कुशीनगर में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, जो लास्ट रेनी सीजन था वो वैशाली में था, तो ये आपका आंसर है, आंसर इज वैशाली। ठीक है, अब बताओ, विच फिलोसफी एक्सेप्ट्स त्रिरत्न? हाँ, त्रिरत्न की फिलोसफी को कौन एक्सेप्ट करता है? एनी वन ऑफ यू नो द आंसर, लेट मी नो। देखो क्या है त्रिरत्न, अभी हम पढ़ रहे हैं सर बुद्धिज्म, तो आंसर विल बी बुद्धिज्म। कौन सी फिलोसफी है जो त्रिरत्न को एक्सेप्ट करती है? सर बुद्धिज्म की फिलोसफी है जो त्रिरत्न को एक्सेप्ट करती है। अब त्रिरत्न का मतलब क्या होता है? सर त्रिरत्न का मतलब होता है, अब इस त्रिरत्न को समझो, इसमें आपको 3 चीज दिखाई देगा। बुद्धिज्म के फाउंडर कौन थे? फाउंडर बुद्धा। कौन थे फाउंडर? बुद्धा। दूसरा रत्न क्या है? सर दूसरा रत्न है आपको संघा। क्या है? संघा। और तीसरा रत्न है सर धम्मा। धम्मा मतलब वो फिलॉसफी जो ये लोग पढ़ा रहे हैं, फिलॉसफी जो आपको बुद्धिज्म स्प्रेड कर रही है, राइट, द फिलॉसफी दैट बुद्धिज्म स्प्रेड, दैट इज द धम्मा। संघा मतलब मोनेस्ट्री, राइट, जहां पे मॉन्क्स बैठे हुए हैं, और इसके फाउंडर है बुद्धा। सो दिस इज पहले रत्न, ये आपके दूसरे रत्न है, और ये आपके बुद्धिज्म के तीसरे रत्न है। तो ये त्रिरत्न की फिलोसफी है वो आपको किसमें? बुद्धिज्म में दिखाई देगा। इसको कहीं पे लिख ले, राइट इट डाउन समवेयर। ओके, हाँ, बुद्धिज्म, बुद्धिज्म, बुद्धा, धम्मा एंड संघा, ठीक है, ये त्रिरत्न है। लिख लिया सबने? चलिए अपन आगे, चलो। हाँ, अब देखो, सप्तपर्णी केव कहाँ पे लोकेटेड है? मैंने आपको भी बताया था, सप्तपर्णी केव कहाँ पे लोकेटेड है, बताओ। आपको क्लासेस में पूरा फैक्ट्स पढ़ाया हुआ है, यू शुड नो द आंसर। चलो इसका बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर कन्वीन द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इन कश्मीर? कश्मीर में चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल कौन कराते हैं? ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, कौन थे बताओ। सर आंसर इज कनिष्का। कनिष्का ने चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल कराया था, राइट, और यहाँ पे आपको महायान ग्रो करता हुआ नजर आता है। महायान एक्चुअली ग्रोज इन फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, फटाफट फटाफट देखेंगे क्वेश्चंस को। इसका बताओ, some Buddhist rock cut caves are called चैत्य while the others are called विहारा। What are the difference between the two? बताओ, चैत्य और विहारा में क्या डिफरेंस है? ये मैंने आपको काफी बार बताया हुआ है।
Some Buddhist rock cut caves are called Chaitya, while the others are called Vihara. What is the difference between the Chaitya and Vihara? Chaitya और विहार में क्या डिफरेंस बताओ? ये सुगमी सिंह, विहार was for resting place, Chaitya for worship. ठीक है, तो इसका आंसर होगा चैत्य। इसका ऑप्शन बताओ ना मुझे क्या होगा? चैत्य इज द प्लेस ऑफ वर्शिप while विहारा इज द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ द मॉन्क। हाँ सही बात है, यही ना। विहारा इज द प्लेस ऑफ वर्शिप, नहीं, विहारा तो ड्वेलिंग प्लेस है। चैत्य इज द स्तूपा, द फार एंड ऑफ द केव, while विहारा इज नहीं, देयर इज नो मेंशन, नहीं। ये आपका आंसर ऑप्शन बी, चैत्य इज द प्लेस ऑफ वर्शिप, जहां पे वो मेडिटेशन करेंगे, वर्शिप करेंगे। विहारा ड्वेलिंग प्लेस, जहां पे वो रहते। दैट इज द आंसर, है ना। हमने इसको कई बार देखा आज की क्लास में। चलो इसका बताओ क्या होगा? Which of the following statement is correct? अब ये यूपीएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है, लेकिन हो सकता है स्टेट पीसीएस इसको रिपीट कर दे, क्योंकि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के ऑप्शंस रिपीट होते हैं। इनफैक्ट बाकी स्टेट से क्वेश्चन भी आपके स्टेट पीसीएस में रिपीट होगा। आप देखना, बिहार पीसीएस का क्वेश्चन यूपी में आ जाएगा, यूपी का बिहार में आ जाएगा, छत्तीसगढ़ पीसीएस का यूपी में पूछ देगा। मतलब क्या, स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन रिपीट करते हैं स्टेट्स। तो हमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट से टॉपिक्स है ना, बाकी डायमेंशन के भी क्वेश्चन देखने। ये सब बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है, मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ। देखो इसका आंसर ए है, अजंता केव जो है वो कहीं ना कहीं वाघोरा रिवर के पास एग्जिस्ट करता है। अब जिनको नहीं पता, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, यहीं पे आपका क्लास खत्म हो रहा है, बट आई विल एक्सप्लेन यू। देखो इस चीज को हमेशा याद रखना, जो आपका अजंता है, ठीक है, और जो आपके इलोरा है, ठीक है, ये दोनों के दोनों केस जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट से केस है। अजंता केस जो है वो कहीं ना कहीं बुद्धिज्म के केस है, ठीक है। यहाँ पे आपको बुद्धिज्म के जातका स्टोरीज बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। जातका स्टोरीज मतलब जो बुद्धा के प्रीवियस लाइफ से रिलेटेड है। लेकिन जो आपके इलोरा के केव्स है, इसमें आपको बुद्धिस्ट केव्स भी दिखाई देंगे, ठीक है, इसमें आपको जैन के केव्स भी दिखाई देंगे, इसमें आपको ब्राह्मणिकल कल्चर के केव्स भी दिखाई देंगे। मतलब तीनों धर्मों के केव्स दिखाई देंगे। कहीं ना कहीं हम इसको सेक्युलर केव्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्युलर केव्स भी कहते हैं। कमाल की बात क्या है कि अजंता और इलोरा ये दोनों के दोनों पहाड़ के शायद्री माउंटेन रेंज में पाए जाते हैं। शायद्री माउंटेन रेंज कहां पे है? ये एक्चुअली में महाराष्ट्र में है। और प्रीसाइजली मैं बताऊं आपको, तो जो आपके देश का वेस्टर्न घाट है ना, पश्चिमी घाट, वहां पे आपको देखने को मिलेगा। उसमें जो आपका अजंता केव है, यहां से एक वाघोरा रिवर निकलती है। कौन सी रिवर निकलती है? वाघोरा रिवर आपके अजंता केव के पास से निकलते हुए जाती है। और इससे एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, हो सकता है आप में से आपके स्टेट पीसीएस एग्जाम में आ जाए कि अजंता की जैसे बुद्धिज्म है ना, वाघोरा रिवर, तो हो सकता है द क्वेश्चन कैन बी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्टफ, ठीक है। तो आपको इसको ध्यान रखना है कि अजंता केव जो है वो कहीं ना कहीं बुद्धिज्म की है, राइट। और आपको वाघोरा रिवर भी वहां पे दिखता हुआ नजर आएगा। एज सिंपल एज दैट पॉसिबल। इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? बताओ फटाफट। तो आज की क्लास में, इन टुडेज क्लास, वी हैव रैप्ड अप द बुद्धिज्म वाला स्टफ, जहां से मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन आपके स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में आते हैं। जो कल की क्लास होगी वो जैनिज्म की होगी। जैनिज्म के साथ कल हम क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे, क्योंकि जैनिज्म इज कंपैरेटिवली स्मॉलर देन बुद्धिज्म, बट यस टुमारो विल आल्सो डू प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द जैनिज्म एज वेल, स्पेशली जो फैक्चुअल ग्राउंड्स के हैं, तो इनको एक बार अच्छे से देख करके आएंगे। बाकी आज की क्लास को हम यहीं तक रोकते हैं। विल एंड द क्लास टुडे अप टू हियर, ठीक है। आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूं, अभी बता रहा हूं, जो भी एस्पिरेंट्स क्लासेस को, लाइव सेशंस को ज्वाइन कर रहे हैं अभी रेगुलर बेसिस पे, मेक श्योर दैट ऑल यू गाइस रिवाइज द प्रीवियस क्लास एज मच एज पॉसिबल। जितना हो सके पिछली क्लास को रिवाइज करो, फैक्चुअल चीजों को रिवाइज करते चलो, क्योंकि बाद में रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लो। बाकी कुछ भी हो, लेट मी नो इन द बैचेस। एंड सर टेस्ट पेपर प्रोवाइड करा दीजिए फॉर हिस्ट्री। देखो आपका ना मॉक टेस्ट जो है परचम का वो अवेलेबल हो चुका है बीपीएससी के लिए, तो वो भी आप लोग लगा सकते हो। बाकी मैं खुद टेस्ट कराऊंगा हिस्ट्री के, एटलीस्ट 1 से 2 टेस्ट तो कराऊंगा ही कराऊंगा। लेकिन पहले कुछ कंटेंट कर लेना, अपन पीवाईक्यू कराऊंगा मैं आप सभी को, ठीक है। तो पहले कुछ कंटेंट कर लेते हैं। अभी तो अपना 2 ही 3 टॉपिक हुआ है, और अभी पूरी एंशिएंट पढ़ा है, फिर पूरा मिडिवल पढ़ा है, फिर पूरा मॉडर्न पढ़ा है, अपने को सब कवर करना है। सो एटलीस्ट आफ्टर द एंड ऑफ दिस वीक विल हैव अ टेस्ट, ठीक है। तब तक आपको काम ये करना है कि पिछले क्लासेस में जितना भी कुछ पढ़ाया हुआ हो उसको मल्टीपल रिवीजन करो। और देखो आज ही क्लास में आप देख रहे थे, आपने पढ़ा है और आप सेम क्वेश्चन को गलत कर रहे हो। लास्ट ट्रेनिंग सीजन वैशाली में वहां पे गलती हुई, राजगीर बता रहे हो। प्लस आप ये भी देख रहे हो कि महाविनिष्क्रमना और महापरिनिर्वाण, आप ऐसे वर्ड्स में कंफ्यूज हो रहे हो। दीज आर सम फैक्चुअल वर्ड्स, ये ट्रैप है, यहाँ बच्चे फंसते हैं, ठीक है। इनमें आपको इसलिए नहीं फंसना क्योंकि क्रैश कोर्स में मैं आपको एक्सप्लिसिटली पढ़ा रहा हूँ, तो आप तो गलती मत करो कम से कम इन टॉपिक्स पे। तो इनको अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है। द मोर यू रिवाइज विल समहाउ जस्टिफाई हाउ बेटर यू आर गोइंग टू परफॉर्म इन द फाइनल एग्जाम्स। तो विद दिस आज के बैच को यहीं पे रखते हैं। बाकी कोई भी दिक्कत हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्सेस, और अगली क्लास अपनी जर्नलिज्म की होगी, ठीक है। सो सी यू टुमारो। और अभी 1 घंटे बाद विल मीट फॉर द पॉलिटी। अभी पॉलिटी का सेशन है, और आज मैं आप लोगों को पॉलिटी में
प्रीएम्बल पढ़ाऊंगा, फिर फंडामेंटल राइट भी मुझे खत्म कराना है। तो मिलते हैं अपन पॉलिटी क्लास में, और पॉलिटी में हम कल से पीवाईक्यू स्टार्ट करेंगे। आज पॉलिटी का कंटेंट करेंगे, आज से हमने हिस्ट्री का पीवाईक्यू स्टार्ट कर दिया, हम हर क्लास में पीवाईक्यू करेंगे। पॉलिटी के आज के क्लास में बस कंटेंट पढ़ेंगे और अगली क्लास में पॉलिटी का भी पीवाईक्यू स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सर आई एम नॉट एबल टू सॉल्व क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन इन मॉडर्न हिस्ट्री, दैट इज बिकॉज आप या तो चैन ऑफ इवेंट्स को देखो। क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन को पढ़ने का ना तरीका होता है, आपको बहुत बेसिक बताता हूँ। क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस वो लोग बहुत सही करते हैं जिनको, इस चीज को ध्यान में रखना, जो जिन्होंने हिस्ट्री को ना बस इवेंट्स नहीं पढ़े कि चलो मैंने जलियांवाला बाग मैसेकर पढ़ लिया, मैंने नन कोऑपरेशन पढ़ लिया, ठीक है, मैंने आगे सिविल डिसोबीडियंस पढ़ लिया, नहीं। जिन्होंने ना इन चैन ऑफ इवेंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ा और पूरी हिस्ट्री के चैन ऑफ इवेंट्स इनके ध्यान में, जिनको ये पता है, जो सिलॉज में नहीं पढ़ रहे कि मैंने पहले जलियांवाला पढ़ लिया, बाद में सीडीएम पढ़ लिया, बीच में एनसीएम पढ़ लिया, ऐसे पढ़ोगे तो आपको क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन गलत लगेंगे। लेकिन अगर आप बहुत ही हॉरिजॉन्टल तरीके से पढ़ोगे कि इस कारण से ये नया वाला मोमेंट हुआ, जो इसके अगला वाला मोमेंट होता है वो प्रिसाइजली इस कारण से होता है, अगर आपको हर इवेंट का, हर एक मोमेंट का कारण पता है तो आप क्रोनोलॉजी का भी गलत नहीं करोगे। ये तब होता है जब आप दो इवेंट्स के बीच के लिंक्स को अच्छे से कवर करते हो। मैं आपको हिस्ट्री कराऊंगा ना, मैं सारे इवेंट्स के बीच के लिंक्स कराते चलूंगा कि अगला वाला इवेंट है ये पिछले वाले से कैसे एसोसिएटेड है। और पता हो एक कमाल की बात, हिस्ट्री में कभी भी कोई भी अगर इवेंट होता है तो पिछले वाले से एसोसिएटेड होता है, तभी होता है। हिस्ट्री में कभी आप ऐसे देखोगे कि सर पहला वाला इवेंट अपने हिसाब से हो गया, नहीं। every event is connected with the other event and that is how history goes ahead. Otherwise अगर इवेंट कनेक्टेड ही नहीं होगा तो फिर इतिहास में वो इवेंट आया कैसे? Try to understand that, right? तो उस चीज को थोड़ा ठीक से करेंगे। बाकी कुछ भी हो लेट मी नो, अभी तो अपना स्टार्ट है। कंसिस्टेंट रहो। आई जस्ट वांट टू से दिस टू ऑल ऑफ यू दैट जब तक आपका बीपीएससी का एग्जाम है, यूपीपीसीएस का एग्जाम है, आपके स्टेट पीसीएस के एग्जाम है, जस्ट बी कंसिस्टेंट इन क्लासेस एंड ट्रस्ट मी, बहुत जल्दी आपका एक इफेक्टिव लेवल पे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो आज के सेशन को यही रखते हैं, मिलते हैं 1 घंटे बाद। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, गुड लक, थैंक यू सो मच।